अभी हमने माँ सरस्वती जी की वंदना किया, उनके लिए दीप प्रज्वलन किया। तो एक बार पुनः हम सभी माँ सरस्वती जी को प्रणाम करते हैं। अब जो हमारे साथ आज के वक्ता हैं, मैं उनका विशेष स्वागत करता हूँ। आपने हमारा अनुरोध स्वीकार किया और आज आप इस मंच पे उपस्थित हैं। तो आज हमारे साथ जो वक्ता आमंत्रित हैं, शिवांगी तेजस्विता, आकाशदीप सिंह, पंकज सिंह और अनीता मीणा जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। मैं सबसे पहले आज के जो वक्ता हैं, शिवांगी तेजस्विता जी, जो रामजस कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से इन्होंने अपना स्नातक किया हुआ है और वर्तमान में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय परास्नातक की छात्रा हैं। आप आमंत्रित हैं और आपसे उम्मीद होगी कि आप जब जेएनयू की तैयारी कर रही थी या प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रही थी, तो आपके मन में क्या चल रहा था, आपने कहाँ से तैयारी अपनी प्रारंभ किया, आपकी तैयारी कहाँ पे समाप्त हुई, आपको उस तैयारी के दौरान क्या क्या परेशानियां आई, क्या आपको कुछ विशेष आपका अनुभव रहा, इन सब बातों पे बात करें आप। शिवांगी तेजस्विता जी, आप आमंत्रित हैं। हेलो। हाँ शिवांगी। मेरा ऑडियो वीडियो सही जी आ रहा है ऑडियो ना? आपकी आ रही है, वीडियो आप अभी नहीं आया। थोड़ा सा आप अपना कैमरा ठीक कर लीजिए, पूरा चेहरा नहीं आ रहा। एक मिनट। हम्म, थोड़ा सा और एडजस्ट करें। ओके, अब ठीक है। ठीक है। बोलिए आप कुछ। आवाज़ आप हेलो, आवाज़ आपकी बहुत स्लो ही हाँ आ हाँ। रही है। हेलो। हाँ हाँ, अब आ रही है। थोड़ा सा आप ईयरफोन ठीक करें। हाँ अब क्लियर है। ओ। हाँ। थैंक यू भैया। तो सभी को मेरा नमस्ते और सबसे पहले इस प्लेटफॉर्म का आभार कि जिन्होंने मुझे अवसर प्रदान किया कि मैं कुछ मतलब अपने अनुभव को आप लोगों के साथ साझा कर सकूं। तो जैसा कि मतलब सभी जेएनयू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और मतलब मुझसे मेरा अनुभव साझा करने को कहा गया कि मुझे क्या दिक्कत या परेशानी आई या फिर मेरे कैसे अनुभव रहे या मैंने कैसा प्रिपेयर किया। तो सबसे पहले जो उसमें बात आती है कि मतलब मेरा एक मानना है कि मैंने रिवीजन पे सबसे ज़्यादा जोर दिया और मतलब शुक्ल जी जो सबसे इम्पोर्टेंट बुक है, जो मेन बुक है, तो उससे पढ़ना है, उसे तो पढ़ना ही है और उसकी बहुत बार रिवीजन करनी है। मतलब आप उसे एक बार पढ़ने के बाद कम से कम तो 3 4 से 5 बार रिवीजन कर जाइए और उसके अगर आपको लगे कि आपको नोट्स बनाना है तो बना लीजिए, वरना फिर आप बुक से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरे अनुसार से उसके आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए ताकि आपको एग्ज़ाम से पहले ज़रूरत पड़े, मतलब ज़रूरत तो आएगी ही उसी की, तो आप उसके शॉर्ट नोट्स ज़रूर से ज़रूर बनाएं। और शुक्ल जी की जो सबसे बड़ी बात है कि उसके काव्य पंक्तियों पर आप ज़रूर गौर से पढ़ें, क्योंकि पिछले एग्ज़ाम में एक बहुत ही मतलब एक कवि थे बद्री नारायण भट्ट, उनके बारे में बहुत छोटा लिखा हुआ था लेकिन उन्हीं की काव्य पंक्ति आ गई थी, तो किसी को लग नहीं रहा था कि उससे आएगा। तो काव्य पंक्तियों की जब हम बात करते हैं तो शुक्ल जी के साथ साथ राम स्वरूप चतुर्वेदी की जो बुक है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, उनकी पंक्तियाँ अगर आप वो बुक पढ़ पाए तो बहुत अच्छी, अगर वो बुक नहीं पढ़ पाते तो उनकी सारी काव्य पंक्तियाँ को जरूर देख जाइए, क्योंकि उनसे भी काव्य पंक्तियाँ पूछी जाती है। मैंने पिछले पेपर में देखा कि एक ही पेज से, पेज नंबर शायद 205 था मुझे जहाँ तक याद है, दो दो काव्य पंक्तियाँ उसी से आई थी। तो आप रामचरित स्वरूप जी को पढ़ पाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो उनके सारे काव्य पंक्तियाँ तो जरूर देख जाइए। और नामवर जी की भी जो
आधुनिक साहित्यिक प्रवृत्तियां हैं उनको पूरा ही पढ़ना है और उनकी काव्य प्रवृत्ति मतलब पंक्तियां को ज़्यादा फोकस करके पढ़ना है। तो और आगे जो हम बात करते हैं आदिकाल की, तो आदिकाल के क्योंकि छोटा पोर्शन है तो मैंने उसके नोट्स बना लिए थे। दृष्टि और शुक्ल जी को मैं मतलब मेन बुक के तरह रेफरेंस कर रही थी, तो उन दोनों से मैंने अपने नोट्स तैयार कर लिए थे क्योंकि छोटा है तो बुक देखने का कोई मतलब नहीं है और उससे नोट्स बनाने से चीज़ें जल्दी याद होती है, जहाँ तक मुझे लगा। पढ़ते रहने से अच्छा है कि आप लिखोगे तो वो ज़्यादा याद रहेगा। तो उसके बाद आता है भक्ति काल। भक्ति काल मैंने पूरा शुक्ल जी से लिया, मतलब रेफरेंस लिया उससे और उससे से पढ़ा, मैंने शुक्ल जी को पढ़ा। भक्ति काल के बाद जब हम आधुनिक की बात करते हैं तो ज्यादातर बच्चे आधुनिक में शुक्ल जी को छोड़ के बढ़ जाते हैं, या लगता है कि नहीं नहीं इसमें तो थोड़ा ही दिया है, इससे क्या पढ़ना है। तो उसमें शुक्ल जी को पढ़िए और छायावाद तो मेनली उससे जरूर ही पढ़िए। छायावाद की जहाँ तो बात आती है क्योंकि उसमें बहुत इंपॉर्टेंट दिया जो दिया है। बाद में आप रामस्वरूप चतुर्वेदी की बुक पढ़ लीजिए उसके लिए। और मतलब जरूरी नहीं है कि पूरा बुक आप पढ़े, आप उसमें से देख लीजिए कि कौन से इंपॉर्टेंट, जैसे भारतेंदु है, जो जो मेन व्यक्तित्व है, मुख्य व्यक्तित्व है, उनको लेकर के आप दूसरे बुक में जा सकते हैं। पूरे पढ़ने की मतलब थोड़ा स्मार्टली अगर वर्क करना है तो। और उसके बाद वो आधुनिक के लिए नामवर जी की जो बुक है आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, वो पतली पुस्तक है। मैं सबको कहूंगी कि वो आप जरूर से जरूर पढ़ना, नामवर जी की बुक है क्योंकि जेएनयू में मेनली नामवर जी पे क्वेश्चन आता है। और उसके बाद जो है भाषा खंड को जैसे बात करते हैं, पिछले बार हम लोग के टाइम में भाषा पोर्शन से संविधान में हिंदी का जो मामला है उससे क्वेश्चन आया था, जो हम लोग अक्सर छोड़ के बढ़ जाते हैं। मैंने तो छोड़ा था, बाकियों का नहीं पता, लेकिन उससे क्वेश्चन आया था तो मैं अपने ट्यूशन से उसे लगा के आई थी और सही हो गया। लेकिन उसे इस बार करके मतलब मुझे लगता है कि जाना चाहिए बच्चों को कि उस भाषा पे थोड़ा सा उनका, तो जेएनयू के क्वेश्चन का मैंने रुझान देखा इस बार। और बाकी मैं एक बात करना चाहूंगी, जो टेस्ट सीरीज भैया करवा रहे हैं, तो मैं जब टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुआ था तभी से ही मुझे जो क्वेश्चन नहीं मतलब मेरे से हो रहा था तो मैं तभी से ही उसे अलग पेपर पे लिखना शुरू कर दिया था। और लास्ट टाइम में मैंने उस सबको रिवीजन किया था। तो जैसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो जो आपको क्वेश्चन याद हो जाता है वो तो ठीक है, जो याद नहीं होता है उसे आप अभी से अलग लिखना शुरू कर दीजिए और अंतिम में उसे रिवाइज करिए। मतलब लास्ट मोमेंट के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। अभी भी वो मेरे पास है, मैं अभी भी उसे देखती हूँ तो लगता है कि ये सही चीज है। मतलब आगे आप कि कोई भी परीक्षा होगी हिंदी से जुड़ी तो वो आपको बहुत फायदा करने वाला है। या फिर आप ऐसा कोई डायरी या कॉपी बना लीजिए जरूर कि जिसमें आपको जो चीज याद नहीं होती आप उसे मतलब उसमें मेंशन करते जाइए। ऐसे बहुत सारे उपन्यास है ना जैसे जो सिमिलर होते हैं, मतलब जैसे नाम किसी जैसे महाभोज है तो वो किसी का नाटक भी है, किसी का उपन्यास भी है। वैसे बहुत सारी चीजें जो सिमिलर काव्य पंक्ति है उसे आप एक जगह लिखने का कोशिश करिए। मैंने देखा कि मेरे टाइम बहुत मुझे कंफ्यूजन होता था इस चीज में कि यार ये काव्य पंक्ति जैसे तो इसकी है, इसी जैसा सिमिलर तो किसी और की है, तो वो सब आप एक जगह लिख लीजिए। मैं वो सब एक जगह लिख लेती थी ताकि कंफ्यूजन ना हो कि ये किसकी है वो किसकी है। और उस छोटे से डायरी रखे वो पास में और उसमें लिखते जाइए, वो आप हर दिन उसको मतलब रिवाइज करते चलिए। और और एक चीज मैं कहूँगी, मुझे ऐसा लगता है कि जेएनयू में जो सिलेबस है, मतलब उसमें जो मतलब हम लोग जो एमए की सिलेबस है उसमें जो हम लोग अनुमोदित ग्रंथ देखते हैं, सहायक ग्रंथ, उसमें आलोचना, उसमें जो नाम दिए रहते हैं बुक्स के, तो आलोचना और आलोचक मतलब बुक्स का जहाँ तक नाम करने की बात है तो आप उसे एक बार जरूर देख के जाइए क्योंकि वहाँ मतलब उसमें से क्वेश्चन थोड़ा बहुत मतलब आप थोड़ा बहुत एक बार देख लीजिए उसको कि कौन से नाम है, किसकी पुस्तक लगी हुई है, वो देख के जाइए। तब आपको ये रहेगा कि जैसे मीरा पे सवाल आता है तो मीरा पे कौन कौन से किसके किसके वाद विवाद रहे हैं, तो वो आपको याद रहेगा कि इस पे जैसे किन किन ने बोला, जैसे नामवर जी ने बोला है और उन्होंने नाम भूल रही हूँ। मतलब आप वो एक बार देख लीजिएगा जेएनयू के सिलेबस में जो पुस्तकें लगी रहती है, बस उसका नाम देखना है कि कौन सी पुस्तक लगी हुई है। और कथन आप लोग को मतलब अच्छे से देखना है, कथन आप अलग मतलब लिखते जाइए। जो आपको जैसे टेस्ट सीरीज सबसे ज्यादा हेल्पफुल है, उसमें बहुत सारे कथन आते ही रहते हैं। टेस्ट सीरीज की सबसे अच्छी बात ये है जो मुझे लगी कि उससे आपको पता चलता है कि हमें तैयारी किस स्तर पर करनी है। उससे पहले हम लोग बस हवा में ऐसे पढ़ रहे होते हैं और पता नहीं चलता। लेकिन टेस्ट सीरीज से मुझे सबसे ज्यादा फायदा मिला था कि मुझे पता चला था कि अपने तैयारी को किस लेवल पे लेकर के जाना है, मतलब किस क्या मांग है, मतलब मुझे ऐसा बहुत हेल्प मिला। और छायावाद के लिए मैंने बताया जैसे शुक्ल जी को जरूर पढ़िए। और नोट्स, जहाँ तक बात है नोट्स बनाने की, तो मेरा ऐसा मानना है कि फर्स्ट या सेकेंड रीडिंग में जब आप बुक पढ़ते हैं कोई भी, तभी नोट्स मत बनाइए
क्योंकि तभी लगता है कि सब इम्पोर्टेंट है। जब आप थर्ड बार रीडिंग करने बैठे या फोर्थ बार, तब आपको जो लगे कि नहीं बस सच में ये इम्पोर्टेंट है और आपको ये चीज़ याद नहीं हो रही है, तब आप उसको लिख लीजिए अलग। उससे नोट छोटे भी बनेंगे और आपको मैक्सिमम चीज़ पहले याद हो जाएंगी, तब आप उसे लिखना शुरू करिए। और सबसे ज़्यादा चीज़ है कि आप मतलब अपना स्ट्रेटजी थोड़ा सा खुद मतलब प्लान करिए कि आपको किस तरह से पढ़ना। आपको अपना वीकनेस और पता होगा कि जैसे किसी का जो काव्य शास्त्र फील्ड होता है वो थोड़ा सा कमजोर होता है, किसी का वो थोड़ा सा अच्छा होता है, तो वो अपने हिसाब से देख के उस हिसाब से आप लोग टाइम डिवाइड करिए। मेरे हिसाब से बाकी जब क्वेश्चन आएंगे तो तभी मैं आंसर दूंगी। अभी टाइम मैं शायद लंबा भूल गई। धन्यवाद तेजस्विता। हाँ आपने शायद लंबा भूल गई, सॉरी। जैसा कि बताया कि आप टेस्ट सीरीज का हिस्सा भी थी, आपको कहीं ना कहीं आपके जो इस आपने उपलब्धि प्राप्त की है, कहीं ना कहीं टेस्ट सीरीज का योगदान रहा है। हाँ हाँ तो हाँ हाँ। तो मैं आपको अभी बहुत यहाँ बहुत बोल पा रही हूँ। मैं एक बात बोलना चाहूंगी। मैं जी जी पिछले साल जो जैसे अभी मैं बोल रही हूँ, तो वैसे ही जो हमारे दीदी भैया थे तो मैं उनके बात सुनती थी, तो मेरे दिमाग में आता था कि क्या मैं भी यहाँ पे बोल पाऊंगी कभी, कितना अच्छा लगेगा वो पल। तो आज मुझे सच में अच्छा लग रहा है कि मैं ऐसा बोल बिल्कुल पा रही बिल्कुल। हूँ। हम और ये हमको भी बहुत टेस्ट खुशी हो सीरीज की रही है बहुत टेस्ट कि सीरीज की आप यहाँ पे बहुत बोल बड़ा। रही हैं, और हम जो तैयारी कर रहे हैं हमारे साथ आज जुड़े, हम चाहते हैं कल फिर हमारे साथ यहीं पे बोलें। हाँ हाँ और आपको हाँ सुन के हाँ हमें भी काफी जरूर। खुशी हो रही है कि हमारे साथ जुड़े जो प्रतिभागी हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पे बोल पा रहे हैं हमारे साथ। तो हर कार्यक्रम में मैं यही कहता हूँ कि आप तैयारी करिए, आप में से कल कोई यहाँ होगा। जरूर जरूर। ये हम्म। सोच के नहीं चलना है कि मेरा नहीं होगा, या ऐसे ऐसा सोच के ही चलना है कि मुझे वहां जाना है और आपको ले जाने वाले आप खुद हैं। ये बात को आप हमेशा मान के चलिए। कोई दूसरा आपको सच में नहीं बता पाएगा कि आप ऐसा पढ़िए वैसा पढ़िए तब आप चले जाएंगे। आपको खुद अपने तरीके से सोच के मतलब काम करना पड़ेगा। हाँ, चलिए धन्यवाद तेजस्विता। अब हम्म हम जो हमारे आज के अगले वक्ता हैं आकाशदीप सिंह, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने स्नातक किया हुआ है और वर्तमान में आपके सहपाठी हैं। तो आकाशदीप सिंह जी, आप आमंत्रित हैं और आपसे अपेक्षा होगी कि आपने जो हमने शिवांगी जी से प्रश्न किए वही प्रश्न होंगे। तो आप हमारे साथ अपने अनुभव साझा करें, आपको कहाँ परेशानी आई, किस तरह से आपने तैयारी शुरू शुरू किया, आपको जेएनयू में मतलब कि प्रेरणा कहाँ से मिली, कैसे किनका किनका आपकी तैयारी में योगदान रहा, इन सब बातों पे आप डिस्कस करें। नमस्ते सभी को। मेरी आवाज़ आ नमस्ते। रही है? जी जी आ रही है, बिल्कुल क्लियर है, वीडियो भी क्लियर है, आप बोलिए। जी जी, मेरा नाम आकाशदीप सिंह है और मैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का रहने वाला हूँ। जो मेरी प्रारंभिक पढ़ाई हुई है यहीं प्रयागराज से हुई है। फिर मैंने ग्रेजुएशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस, एंशिएंट हिस्ट्री और हिंदी विषय से किया। ग्रेजुएशन के दौरान ही मेरी हिंदी में समझ बनी और मैंने डिसाइड किया कि मुझे पीजी हिंदी से करना है। और ख़ास तौर से जेएनयू के लिए मुझे प्रोत्साहित इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के ही एक एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अंशुमान सर ने और आईपीएस धवल जायसवाल सर ने किया। इन्हीं दोनों की सहायता से मतलब मैंने तैयारी शुरुआत की और इसमें मैंने मुख्य रूप से 3 आधारभूत पुस्तकों जो जो जैसा कि सबको पता है, हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी और हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे। मुख्य रूप से मैंने इस एग्जाम विशेष के लिए इन्हीं 3 किताबों को पढ़ा और साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे एमए एंट्रेंस के विभिन्न यूनिवर्सिटियों के, सेंट्रल यूनिवर्सिटियों के, उसको मैंने सॉल्व किया था। और एक किताब थी जिसमें यूजीसी नेट जेआरएफ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे, उसको मैंने खरीदा था। तो मैंने इनके अलावा जो मेरी तैयारी की स्ट्रेटजी थी वो मुख्य रूप से 2 बातों पे केंद्रित थी। मुझे एक मोहम्मद अली बॉक्सर की बात बड़ी अच्छी लगती है। वो कहते थे कि मैं उससे नहीं डरता जो 1000 पंच की प्रैक्टिस करता है, मैं उससे डरता हूँ जो एक ही पंच की 1000 बार प्रैक्टिस करता है। तो तैयारी के दौरान ही मैंने इन 3 किताबों को कई बार पढ़ा मतलब, और जितने भी क्वेश्चन पेपर है उनको बार-बार रिवीजन किया। तो उससे ये हुआ कि एमसीक्यू क्वेश्चन जो पकड़ने की स्टाइल है वो मैंने मतलब सीख ली। और पढ़ते समय एमसीक्यू माइंडसेट से हमेशा पढ़ते थे कि जो भी पढ़ रहे हैं इससे कौन सा एमसीक्यू बन सकता है या ये कहाँ यूज हो सकता है। तो इस हिसाब से मेरे मतलब तैयारी के यही मुख्य पहलू रहे। और बाकी जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनसे यही मैं कहना चाहूँगा कि जब हम ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो कोई भी एग्जाम हो उसमें या हम सीखते हैं या हम जीतते हैं, हम हारते नहीं। और हमें अपने पे विश्वास रखना है और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होकर तैयारी करना है, तो निश्चित ही जेएनयू जैसा एग्जाम निकल जाएगा। और जहाँ तक मेरी बात है तो मैंने 3 यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस दिया था
मेरा जेएनयू में चयन हो गया था। डीयू में मेरी सेकंड रैंक आई थी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पहली रैंक थी। तो मेरी तैयारी के मुख्य रूप से यही सूत्र थे। बाकी मैंने नेट जेआरएफ की जो सिलेबस है अधिकांश को मैंने कवर कर लिया था, तो उससे बहुत फ़ायदा मिला क्योंकि नेट जेआरएफ में जो निबंध हैं, कहानियाँ हैं, उपन्यास हैं, वो बड़ा महत्व रखते हैं एमए लेवल के एग्ज़ाम में, तो उससे भी मुझे सहायता मिली थी। बाकी धन्यवाद आकाश। जैसा कि हम पिछले साल से कार्यक्रम करते आ रहे हैं और मैंने बहुत सारे वक्ताओं को सुना है आप जैसे, तो कहीं न कहीं घूम फिर के बात यही आती है कि रिवीजन सफलता का मूल मंत्र अगर मैं कहूँ तो रिवीजन है। आपने भी यही बात कही कि डर उससे है जो बार-बार पढ़ता है, डर उससे नहीं जो बहुत सारी सामग्री पढ़ता है, जो आपने एक लाइन कोट की। तो मुझे लगता है जो प्रतिभागी हैं इस बात को ज़रूर ध्यान दें कि आपको रिवीजन पे फोकस करना है, बार-बार रिवीजन करना है, मौका मिले तो अधिकतर चीज़ों को देखना है, लेकिन रिवीजन पे बहुत फोकस करना है। जितनी बार रिवाइज कर सके रिवाइज करते रहिए, रिवाइज करते रहिए। अच्छा, आप कई सारे जो प्रतिभागी होते हैं पूछते हैं हमको याद नहीं हो रहा, क्या आपके साथ कभी ऐसा हो रहा था कि आपको पढ़े जा रहे हैं लेकिन कुछ देर बाद ऐसा लगा ओ कुछ तो हमारे मन में है ही नहीं, पढ़ा ही क्या, आज लगता है सब बेकार ही हो गया, ऐसा कभी आपके साथ हुआ? प्रारंभ में जब सरस्वती पांडे की जो कहानियों की जो वो कहानी एक जगह दी है, जब पढ़ते थे तो एक बार तो पढ़ लिए, थोड़ी देर के लिए याद रहा, फिर जब दोबारा पढ़ने लगे तो फिर भूल जाते थे। तो उसका मैंने तरीका ये अपनाया कि जो कहानी संग्रह की जो जिसके नाम पर कहानी संग्रह होता था, वो कहानी मैंने पढ़ ली, तो वो हम फिर याद रहा कि ये किसकी कहानी है, कब प्रकाशित हुई और प्रमुख पात्र क्या हैं। तो इस तरह से मैंने इसमें कवर किया। चलिए आकाश जी, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। अब हमारे अगले वक्त उनको भी सुन लेते हैं, फिर चर्चा आगे बढ़ाएँगे। हमारे साथ अनीता मीणा जी हैं, जो सत्यवादी कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से इन्होंने अपना स्नातक किया हुआ है और वर्तमान में आप दोनों के सहपाठी हैं। अनीता मीणा जी, आप आमंत्रित हैं। आपसे भी वही प्रश्न होंगे, मैं प्रश्न रिपीट नहीं करूँगा। अनीता जी, आप तहे दिल से आमंत्रित। थोड़ा-सा आप नमस्ते, अपना मेरी आवाज़ आ रही है? कैमरे को आप थोड़ा-सा एडजस्ट करें, आपका पूरा चेहरा नहीं आ रहा। जी, अब ठीक है। थोड़ा-सा और, थोड़ा-सा नीचे आओ। हाँ, ओके, क्लियर। हाँ, ओके। मेरा नाम अनीता मीणा है। मैंने बीए अपनी सत्यवती कॉलेज इवनिंग से किया है, डीयू से, और अब मैं जेएनयू की छात्रा हूँ, प्रथम वर्ष की। तो मेरी तैयारी की स्टार्टिंग में मैंने सिर्फ 2 अगस्त से स्टार्ट की थी। मतलब मैंने अपना जामिया का पेपर दिया था, उसके बाद में मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट की थी। उस टाइम पे मेरे को मतलब मैंने पढ़ के नहीं दिया था, फिर भी मेरा पेपर अच्छा गया था, तो मुझे लगा कि यदि मैं पढ़ के पेपर देती हूँ तो मेरा बहुत अच्छा होने वाला है। तो फिर मैंने उस टाइम पे पढ़ाई स्टार्ट की एंड देन मेरी फर्स्ट बुक थी कि मैं प्रतियोगिता साहित्य की जो नेट जेआरएफ का प्रथम जो सेकंड पेपर है उसका मैंने वो ली थी। मेरे पास दृष्टि का मेरे को किसी ने बताया नहीं था, तो दृष्टि भी ज़्यादा अच्छी है वैसे, ऐसे कहते हैं। मेरे सीनियर से भी मैंने सुना है, मेरे क्लासमेट से भी मैंने सुना है, तो दृष्टि बुक भी अच्छी है। और मैंने एक सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की बुक पढ़ी थी, तो मैंने इन दोनों बुक का बहुत ज़्यादा रिवीजन किया था कि मतलब इन दोनों से ही मुझे पढ़ना है, मुझे ये पता चल चुका था। फिर मेरे को मीटिंग्स वगैरह होती थी हमारे सीनियर्स के साथ, तो उसमें हमें बताया गया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी पढ़ना चाहिए। तो मैंने एक बार उसे पढ़ा था, पर मुझे उसके ना इतने अच्छे से पढ़ लिया था मैंने एक बार में ही कि मुझे इतना उसकी लैंग्वेज समझ में आने लग गई थी कि हाँ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस तरीके से लिखते हैं। तो एक बार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जरूर पढ़े, मतलब एक बार तो जरूर ही पढ़े। और रिवीजन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लाइक रिवीजन के बिना कुछ नहीं है। उससे आपको प्रथम प्रथम बार पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा कि यार मुझे याद नहीं हुआ है कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। पर आप ये मत सोचो कि मुझे याद नहीं हो रहा, ये सोचो कि ठीक है मैं एक बार और रिवीजन करूंगा तो मुझे वापस जरूर याद होगा, एक बार तो जरूर याद होगा, फिर एक बार और रिवीजन करूंगा तो जरूर कब पक्का से याद हो जाएगा। तो रिवीजन बहुत जरूरी है। और टेस्ट सीरीज देना बिल्कुल बंद मत कीजिएगा, क्या माइत्र बिल्कुल मत कीजिएगा कि टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं तो लाइक हमको तो बड़ा डर लगने लग गया था कि नहीं मैं पेपर नहीं दूंगी अब। तो टेस्ट सीरीज जरूर दीजिएगा। क्या मैंने मेरे प्रथम टाइम मैंने जब टेस्ट दिया तो मेरे 17 नंबर आए थे, मैं बहुत डर गई थी कि ये क्या आ गया। तो मैंने टेस्ट देना ही बंद कर दिया था, तो वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी मेरी। पर फिर मैंने बाद में मेरे को जब सीनियर्स वगैरह ने बताया तो मैंने टेस्ट देने स्टार्ट किया, और मेरे कभी फुल नंबर नहीं आए, पर लास्ट में एक बार मेरे को 97 नंबर आए, तो मेरे को लगा कि हाँ ठीक है कम से कम कभी तो आया।
और एक कंटिन्यूअसली पढ़ाई कीजिएगा कि मतलब कभी भी ना ये नहीं कि मेरा ठीक है, मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया तो मैं छोड़ देता हूँ पढ़ाई और कुछ सब्जेक्ट पढ़ने लग जाता हूँ या कुछ और करने लग जाता हूँ। तो कंटिन्यूअस पढ़ाई करनी है। ऐसे नहीं कि ठीक है मेरा हो गया तो खत्म, अब मैं पेपर आएगा तो मैं पढ़ लूँगा एक बार रिवीजन, नहीं, कंटिन्यूअसली पढ़ाई करनी है। तो वो उस चीज़ पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और एक जो होती है मतलब जो फिक्स चीज़ें होती है कि हाँ, इसमें से क्वेश्चन आना ही होता है, जैसे पत्रिकाएँ होती है, थोड़ी-सी होती है कि इनमें से तो क्वेश्चन एक तो आएगा ही आएगा। तो इनको और जो सम्मेलन होता है, जो लिमिटेड होता है कि 10-15 इतने से है, तो उनको एक बार आप कंठस्थ याद ही कर लीजिएगा कि हाँ, इनको तो मेरे को याद करना ही करना है। और तो प्रश्नों में फिर मैं आंसर देती हूँ। थैंक यू। धन्यवाद अनीता। अच्छा, मैं अगर आप तीनों से पूछूं, रिवीजन की बात बार बार आती है, तो आपने, अगर मैं गोविंद पांडे की बात करूं, तो कितनी बार आपने पढ़ा था एग्जाम से पहले? एक लगभग संख्या पूछ रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि एग्जैक्ट आपको हो सकता ना याद हो, कि लगभग आपने कितनी बार गोविंद पांडे या दृष्टि जो भी बुक आपने पढ़ा था रिवीजन किया था? मैंने तो 2 बार तो गोविंद पांडे पढ़ी थी, 2 बार मैंने ये प्रतियोगिता साहित्य की 2 बार वो पढ़ी थी, और विश्वनाथ त्रिपाठी की भी मैंने पढ़ी थी। पर इन दोनों पे मैंने ज्यादा फोकस किया था और प्रैक्टिस टेस्ट वगैरह देती रही थी। टेस्ट में जो मेरे को क्वेश्चन नहीं आते थे, मतलब मेरे से गलत हो जाते थे, तो उनका या तो मैं स्क्रीनशॉट ले लेती या मैं उनको लिख लेती थी कि इनको तो मेरे को वापस से मतलब दोबारा मेरे से कभी गलत नहीं हो ये। तो उस तरीके से मैंने तैयारी की थी। जी जी। आकाश जी, आप? जी। मैंने 3 बार पढ़ा था, क्योंकि कम 3 बार जेएनयू से पहले हो गया था। फिर उसके बाद डीयू का एग्जाम था, तो उसके बाद एक बार और पढ़ लिए थे। फिर एयू में मतलब कम से कम इस बार मैंने पूरा तैयारी के दौरान 4-5 बार पढ़ा था। शिवांगी जी, आप? मैंने गोविंद पांडे ज़्यादा नहीं पढ़ी, मैं उससे एक बार पढ़ी, फिर मैंने दृष्टि वाली बुक पढ़ी, तो मुझे लगा कि दोनों में लगभग चीज़ें सेम हैं। तो मैंने एक काम किया, फिर दोनों बुक को मतलब एक बार मैंने दोनों बुक साथ में रखा, कोई भी टॉपिक उल्टाती थी दोनों से देखती थी, तो उसमें अगर कोई भी एक चीज़ ज़्यादा लिखी होती थी तो मैं वो चीज़ दृष्टि में मेंशन कर लेती थी, ताकि मैं एक ही बुक पढूं, क्योंकि सेम चीज़ें लिखी हुई थी उसमें लगभग। तो मैं अगर कुछ भी उसमें अलग लिखा था तो मैं दृष्टि में पेंसिल से लिख लेती थी। तो मैं दृष्टि और शुक्ल जी को मैंने ज़्यादा पढ़ा, ये दो बुक को मैंने पढ़ा। तो शुक्ल जी को मैंने 3 से 4 बार पढ़ा मैं, मतलब क्या है कि बाद में जब आप पढ़ते हैं तीसरा या चौथा बार जब आता है, तब आप थोड़ा जल्दी भी पढ़ने लगते हैं, तो आपको लगता है कि ये चीज़ें तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैंने शुक्ल को ज़्यादा पढ़ा और दृष्टि को मैंने 2 से 3 बार पढ़ा। गोविंद पांडे और एक जो वो बुक है विश्वनाथ त्रिपाठी की बुक, तो वो बुक भी काफी पतली है, तो मैंने उसे एक ही बार पढ़ा, लेकिन उससे मैंने नोट्स बना लिए मैंने, ताकि उसे मैं बाद में वो बुक ना पढ़ना पड़े, तो नोट्स मुझे जी, काम थे। धन्यवाद शिवांगी। जो हमारे अंतिम वक्ता हैं पंकज जी, क्या आप जुड़े हुए हैं? एक बार confirm कर हाँ लें। हाँ भैया, मैं जुड़ा हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, ठीक है मैं जुड़ा पंकज। हूँ। जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है। जी पंकज जी, आप तहे दिल से आमंत्रित हैं, और आपसे भी वही प्रश्न होंगे जो हमारे बाकी वक्ताओं से हुए हैं। आपकी तैयारी कहाँ से प्रारंभ हुई, कहाँ समाप्त हुई, उस तैयारी के दौरान क्या क्या आपके अनुभव रहे, कहाँ पे आपको कुछ विशेष सीखने को मिला, आपने क्या ऐसे कुछ कोई नया प्रयोग किया हो जो हमारे बाकी वक्ता ना बोल पाए हों, तो इन सब बातों पे आप अपना एक्सपीरियंस, अनुभव साझा करें। पंकज जी, आप आमंत्रित हैं। जी जी। सबसे पहले हेमंत भैया और आप सभी का शुक्रिया, जिन्होंने आज मुझे अपना अनुभव साझा करने का एक मौका दिया। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम पंकज सिंह है और मैं उत्तराखंड के बागेश्वर का रहने वाला हूँ। मेरी प्रारंभिक और 12th तक की पढ़ाई मेरे गांव से ही हुई है। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल से की है। तो जब मैं अपनी तैयारी की बात बताता हूँ, तो जब मैं ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में था, तो मैं बीएड वाले भैया लोगों के साथ रहता था। तो उन लोगों ने मुझे बताया था कि कुछ ऐसी यूनिवर्सिटियाँ हैं जहाँ पर बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है आगे को करियर अपॉर्चुनिटीज के लिए। तो उन्होंने मेरे को बताया था कि जेएनयू, बीएचयू, डीयू जैसी यूनिवर्सिटियाँ हैं जहाँ पर आप पढ़ेंगे तो आगे को आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तो जैसे कि हम लोगों को पता होता नहीं था, तो कॉलेज में जैसे मेरे साथ वाले थे भी, वो साथ वाले भी थे, तो किसी को पता नहीं था। तो मैंने सबसे पहले हेल्प ली थी यूट्यूब से। तो सबसे पहले मैंने यूट्यूब पे सर्च किया था कि जेएनयू, बीएचयू सभी यूनिवर्सिटियों के बारे में मैंने देखा,
सबको मैंने समझा थोड़ा बहुत कि पढ़ाई कैसी होती है, सभी लोगों ने अच्छा व्यूज़ दिया था। तो उसके बाद मैंने सर्च किया कि कौन-कौन सी बुक्स हैं, मतलब कैसे प्रिपरेशन की जाती है, कौन-कौन सी बुक्स पढ़ी जाती हैं, इस चीज़ पर मैंने ध्यान दिया। तो सबसे पहले जो बुक मैंने ली थी गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे। क्योंकि जैसे मेरी ग्रेजुएशन में मैं कहूँगा मेरी हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल तो थी, लेकिन मैं हिंदी बहुत कम पढ़ पाता था, मैं पढ़ता कम था क्योंकि मुझे हिस्ट्री, पॉलिटिकल थोड़ी अच्छी लगती थी, लेकिन बाद-बाद में मुझे हिंदी में इंटरेस्ट आने लगा। तो फिर मैंने गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे की बुक सबसे पहले ली थी, तो उसको मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा। उसके बाद मुझे लगा कि मुझे इसमें सिर्फ़ फैक्ट हैं, तो मुझे लगा कि मुझे थोड़ा-सा डीप पढ़ना पड़ेगा। तो उसके बाद मैंने देखा तो सर्च किया था, यूट्यूब पे देखा और कई जगह सर्च मारा, तो मुझे लगा रामचंद्र शुक्ल और विश्वनाथ त्रिपाठी इनकी बुक प्रेफ़र कर रहे थे। तो मैंने सबसे पहले विश्वनाथ त्रिपाठी की बुक ली थी और थोड़ा बहुत उसको पढ़ा, तो मुझे हिंदी थोड़ी बहुत समझ में आने लगी कि साहित्य क्या चीज़ है, कैसे है। और उसके बाद मैंने रामचंद्र शुक्ल की बुक ली थी। तो रामचंद्र शुक्ल की बुक ली, उसके बाद मैंने इन तीनों बुक्स को साथ-साथ पढ़ना शुरू किया। लेकिन जैसे कि पिछले साल जनवरी-फरवरी के बीच फिर मैं टेलीग्राम से जुड़ा। टेलीग्राम पर उस समय हिंदी के बहुत सारे ग्रुप्स थे, जहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो जेएनयू की तैयारी करते थे, वो लोग भी टेस्ट-वेस्ट देते थे। तो मैंने भी उन लोगों के साथ टेस्ट देना शुरू किया और कई लोगों के साथ मेरी दोस्ती हुई, मतलब जैसे कि दोस्त बन गए। हम लोग फिर साथ में तैयारी करते थे कि कैसे करना है, क्या करना है। वहाँ पर फिर अच्छा रिस्पॉन्स आने लगा, तो धीरे-धीरे फिर और पता चला कि किस टॉपिक को हमने ज़्यादा पढ़ना है, कहाँ पर क्या चीज़ छोड़नी है। जैसे काव्य शास्त्र हो गया, काव्य शास्त्र तो हर बार पूछते हैं, तो उसके लिए हमको कौन-सी बुक से देखना चाहिए। तो काव्य शास्त्र जहाँ तक मुझे लगता है कि गोविंद पांडे से अगर हम पढ़ेंगे, तो काव्य शास्त्र तो उससे पूरा हो जाएगा। और जो क पंक्तियाँ हैं, पंक्तियाँ थोड़ा बहुत बहुत सारे कवियों की पंक्तियाँ हैं, तो मतलब बहुत सारे कवि हैं, अब हमको ये समझ में नहीं आता कि हमें कौन-कौन सी किस कवि को पढ़ना चाहिए। तो उसके लिए फेमस कवियों को हमने देखा और उनकी पंक्तियों को देखा। उसके बाद ऐसे ही सफ़र चलता रहा, फिर धीरे-धीरे कह सकते हैं कि हेमंत भैया का टेस्ट सीरीज़ शुरू हुआ, तो हमको वैसे ही दोस्तों से पता चला, तो हम लोग सभी जुड़े। तो उसके बाद टेस्ट सीरीज़ के द्वारा मुझे जब हम सीनियरों को सुनते थे, तो उन्होंने बताया कि जो दृष्टि की बुक्स है, एक दृष्टि हिंदी साहित्य की बुक है, अधिकतर कई लोगों ने बोला, तो मैंने फिर दृष्टि की बुक ली थी। तो मुझे लगा कि गोविंद पांडे का ही एक विस्तृत रूप हम कह सकते हैं, जिसमें रामचंद्र शुक्ल को भी दिया है। तो दृष्टि की बुक बहुत अच्छी लगती है मुझे। दृष्टि की बुक से अगर हम लोग पढ़ेंगे, तो शायद गोविंद पांडे छोड़ भी देंगे, तो बहुत अच्छा है दृष्टि की, क्योंकि इस बार कई सारे ऐसे रचनाएँ दी थी जो गोविंद पांडे से ना होकर सीधे दृष्टि से उठा दी गई थी, जिससे बहुत बच्चों के, मतलब हमारे साथ वाले के, जिन्होंने दृष्टि नहीं पढ़ा था, तो उन लोगों के गलत हो गए थे। तो मैंने पढ़ा था, तो मुझे थोड़ा बहुत उसका फ़ायदा मिला। और रामचंद्र शुक्ल की बुक मुझे सबसे बेहतर लगती है तैयारी के लिए, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल को हर बार पूछा जाता है और इस बार तो, और रामचंद्र, अगर आप कोई भी बुक पढ़ते हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इस बार कई ऐसे क्वेश्चन दे दिए थे कि एक शब्द से उन्होंने पूरा क्वेश्चन बदल दिया, जिसके कारण से बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो रहे थे बहुत सारों के। जिन्होंने अच्छे से पढ़ा था, तो अच्छा कर लिए थे उसमें। तो इस बार वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट रहा, मतलब कि कौन, मतलब यही कि एक-एक शब्द से प्रश्न बदल रहा है, तो उस चीज़ पर हमको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और मुझे लगता है सबसे अच्छी और एक चीज़ कि नेट जेआरएफ के क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करने चाहिए। उससे भी बहुत समझ बन जाती है कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। मैंने नेट जेआरएफ के सारे प्रश्न सॉल्व किए थे। नेट जेआरएफ के मतलब सारे पेपर सॉल्व किए थे और पिछले 2 सालों का जेएनयू का पेपर भी देखा था, तो उसके हिसाब से मैंने थोड़ा अपना तैयारी की, उसके हिसाब से मैं आगे बढ़ा था। फिर टेस्ट सीरीज़ से कंटीन्यूअस मिलती है कि हम लोगों को अच्छा करना है, ये लगता है कि हमको और अच्छा करना है और अच्छा करना है। तो दोस्त होते थे, उनके साथ थोड़ा रहता था कि हाँ, हमको भी अच्छा करना है, तो साथ में हम तैयारी करते थे। बहुत सही रहता था और टेस्ट सीरीज़ का बहुत योगदान रहा है कि हम लोग आज यहाँ पर हैं। और बाकी रिवीजन तो बहुत ज़रूरी है, रिवीजन जैसे कि सभी ने बताया, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। जितने भी बुक्स आप पढ़ेंगे, तो 1 बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए। मैंने नोट्स पर तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मैं नोट्स नहीं बनाता था, बट हाँ, चीज़ें याद हो जाती थी, तो मैं नोट्स-वोट्स नहीं बनाता था। तो रिवीजन करते रहिए और बुक्स को अच्छे से समझ कर पढ़िए। रामचंद्र शुक्ल की बुक हो गया, दृष्टि हो गया, इन दोनों पर मैं विशेषकर बल दूँगा कि इन दोनों को तो आप ज़रूर पढ़ें, इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। दृष्टि तो, इस बार दृष्टि ने और रामचंद्र शुक्ल ने लगभग बहुत हेल्प की थी।
तो मेरा सफ़र यही था और अब आगे आप लोगों के प्रश्न हाँ, जो भी हैं। धन्यवाद पंकज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो कार्यक्रम का फर्स्ट चरण हुआ वो कहीं न कहीं समाप्त हुआ। सभी जो आज हमारे वक्ता हैं उनसे परिचय हो गया। सभी ने अपनी-अपनी अनुभव यात्रा आप लोगों के साथ साझा किया। अब बारी है आप लोगों के प्रश्नों की। जब आप हफ्ते भर पढ़ाई करते हैं, उसके बाद बहुत से प्रश्न आते हैं और आप यहाँ पूछते हैं। तो उसके लिए हमारे पास जो व्यवस्था होती है, आप बहुत से परिचित होंगे जो हमारे साथ जुड़ते रहे हैं, कि आपको अपना हैंड रेज करना है। उसके बाद आशुतोष जी हैं तो आपके माइक को डिसेबल करेंगे, सॉरी सक्रिय कर देंगे, तो जिससे आप अपना प्रश्न पूछ पाएंगे। यदि किसी को इस प्रक्रिया में समस्या आती है तो चैट बॉक्स में अपना प्रश्न लिख सकता है, हम वहाँ से भी उठा लेंगे। तो आशुतोष जी आप भी आमंत्रित हैं और जो हमारे प्रतिभागी हैं वो प्रश्न पूछने के लिए आमंत्रित हैं। प्रश्न के साथ वक्ता का नाम भी जोड़ दीजिएगा तो ज़्यादा आसानी होगी वक्ताओं के जी लिए। जी बिल्कुल अहमद भाई। हाँ, जो भी हमारे प्रतिभागी हैं वो एक बात जरूर ध्यान रखेंगे, वक्ता किससे आपका प्रश्न है ये जरूर बता देंगे ताकि वो वक्ता प्रिपेयर हो जाए आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए। ऐसा ना हो कि चारों वक्ता सोचते रह जाएं किसको जवाब देना है। जी आशुतोष जी, आशुतोष जी आप आमंत्रित हैं। आशुतोष जी आपको आवाज आ रहा है? आप एक एक करके आमंत्रित दीजिए। सोशलिस्ट अर्पित हैं, इनका आप कैमरा ऑन कर दीजिए, प्रश्न पूछें। अर्पित जी आप आमंत्रित हैं, पूछिए प्रश्न। अर्पित जी आप अपना अब माइक ऑन कर सकते हैं। अर्पित आपको आवाज आ रहा है? शायद ये उपस्थित नहीं। सुनील आप प्रश्न पूछें, आप आमंत्रित हैं। हेलो सर। हाँ आपकी आवाज आवाज आपकी आ रही है। आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ बोलिए। सभी को नमस्कार। सर मेरा प्रश्न आकाश भैया से है। हाँ प्रश्न ये है कि पूछिए। प्रश्न ये है कि जैसे कि हम रामचंद्र शुक्ल की बुक पढ़ते हैं या सरस्वती पांडे की बुक पढ़ते हैं, तो उसमें जैसे कि प्रश्न अगर हम पिछले साल का क्वेश्चन देखें तो उसमें मतलब कि प्रश्न आते हैं कवियों की आलोचना से संबंधित प्रश्न आते हैं। तो अगर हम रामचंद्र शुक्ल की बुक पढ़ते हैं तो रामचंद्र शुक्ल ने जिन कवियों की टिप्पणी की है तो कुछ को तो ठीक है, और बाकी अगर और जैसे आलोचक हैं जैसे नामवर सिंह हो गए या और जैसे और आलोचक हो गए, तो उनके कोटेशन को अगर किसी कवि के बारे में उन्होंने कुछ टिप्पणी की है तो हम कहाँ से मतलब उसको कहाँ से पढ़ें? जो मुख्य मुख्य टिप्पणियाँ रहती हैं वो या तो प्रीवियस ईयर पेपर में ही मिल जाती हैं, नहीं तो मेरे मामले में ये था कि मैंने एक हिंदी आलोचना नाम से विश्वनाथ त्रिपाठी की किताब थी, तो उसमें मतलब जो प्रमुख आलोचक हिंदी के उनकी जो मुख्य टिप्पणियाँ हैं या मुख्य किताबें हैं उसमें मेंशन थी, तो मैंने वहीं से पढ़ी थी, तो वहीं से मेरा सॉल्व हुआ था। ठीक है, ठीक है। शुभम जी आप अगला प्रश्न ले लीजिए। सर शुभम आपका आपका माइक माइक प्रिंस आप आमंत्रित हैं, आप प्रश्न पूछिए। मेरा सवाल आकाश भैया या फिर अनीता जी कोई भी दे दें कि आधुनिक काल पढ़ने के लिए सबसे अच्छा सोर्स क्या है? शुक्ल वाली बुक, क्योंकि मैं वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन फंस नहीं रहे हैं शुक्ल वाली बुक से, और थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में भी दिक्कत हो रही है आधुनिक काल में। रीतिकाल तक तो समझ में आ रहा है शुक्ल जी क्लियर है, लेकिन आधुनिक काल में दिक्कत हो रही पढ़ने में शुक्ल जी से। और मेरा एक और क्वेश्चन था कि आपने जो बताया नेट जेआरएफ के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो नेट जेआरएफ के कितने साल तक का क्वेश्चन सॉल्व कर लें? रामचंद्र शुक्ल की किताब को तो मतलब हटाया नहीं जा सकता, उसको पढ़ना जरूरी है।
बाकी इसके अलावा विश्वनाथ त्रिपाठी में जो आधुनिक काल के बारे में दिया है उसको पढ़ सकते हैं, या फिर सरस्वती पांडे से अगर अंडरस्टैंडिंग बने तथ्यों की तो उससे पढ़ी जा सकती है। नहीं तो नामवर सिंह की किताब जो हिंदी साहित्य की जो आधुनिक प्रवृत्तियां हैं उसको पढ़ा जा सकता है। बाकी जो जहाँ तक नेट जेआरएफ के क्वेश्चन पेपर की बात है तो मेरे पास यूथ पब्लिकेशन की किताब थी जिसमें 2004 तक का दिया था, तो मैंने पूरा सॉल्व किया था और उसमें काफ़ी फायदा भी मिला था। बुक का नाम बता देंगे भैया? यूथ पब्लिकेशन की किताब है नेट जेआरएफ प्रीवियस ईयर पेपर की। अच्छा, अनसॉल्व वाली बुक है क्या वो? नहीं, हाँ उसमें क्वेश्चन दिया है, नीचे सॉल्व भी दिया है, तो मतलब आप जब पढ़ेंगे तो उसको अपने से सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। अच्छा, ठीक है बाकी भैया, इसमें सॉल्व दिया हुआ है। ठीक, थैंक यू। आरती जी का प्रश्न जिन्होंने चैट बॉक्स में भेजा है, शिवांगी जी आप इसका उत्तर दीजिए कि गोविंद पांडे वाली जो बुक है और दृष्टि में से कौन सी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन सी इनको पढ़नी चाहिए? शिवांगी जी। हेलो हेलो। जी हाँ हाँ, आवाज प्रश्न आ रही क्या है। है, एक बार आप फिर से दोहरा दीजिए। आरती जी ने प्रश्न भेजा है, उनका प्रश्न है कि गोविंद पांडे और नेट या दृष्टि वाली बुक में से कौन सी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उनको कौन सी प्रेफर करनी चाहिए, यदि दोनों में से उनको एक पढ़नी चाहिए अच्छा पढ़ेंगे? अच्छा, मेरे हिसाब से तो दृष्टि जो बुक है दृष्टि वाली वो ज़्यादा पढ़नी चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा सा अपडेटेड है, मेरे मतलब उसमें थोड़ी ज़्यादा चीज़ें दी हुई है, थोड़ी जो उसके संस्करण है। तो ऐसा आप कर सकते हैं कि आप कोई भी टॉपिक अगर दृष्टि से पढ़ रहे हैं तो वो टॉपिक आप उसमें भी खोल के साइड में रख लीजिए। अगर आपको एक भी पंक्ति ज़्यादा मिलती है, जो मिलती है कभी कभी कि उसमें थोड़ा सा कुछ दिया हो, तो आप उसे लिख लीजिए, बस हो गया। पढ़िए एक ही बुक से, दृष्टि वाली बुक मेरे अनुसार ज़्यादा ठीक है। दृष्टि में चीज़ें बहुत सुलझी हुई है और टू द पॉइंट दी हुई है। तो ठीक है, मनीष जी आप आमंत्रित हैं, आप अपना प्रश्न पूछें। मेरा प्रश्न ये है कि मेरा प्रश्न आकाशदीप सर से है कि ये जो काव्य शास्त्र है इसको किस प्रकार से पढ़ा जाए, कैसे पढ़ा जाए, इसमें बहुत ज्यादा कठिनाई आ रही है। अगर गोविंद पांडे किताब से समझ बन जा रही है तो ठीक है, नहीं तो इग्नू के नोट्स हैं नेट पर, उससे आपकी समझ अच्छे से बन जाएगी, भारतीय काव्यशास्त्र पर भी और पाश्चात्य काव्यशास्त्र पर भी। थैंक यू सर। आरती जी आप प्रश्न पूछ सकती हैं, आप आमंत्रित हैं। आरती शायद उपस्थित नहीं है। आशुतोष जी आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। आशुतोष जी आपको आवाज आ रही है? भैया मेरा प्रश्न आकाशदीप सिंह सर से है जी जी कि क्या दृष्टि और शुक्ल जी की पुस्तक इनफ है? मेरे हिसाब से वो दृष्टि तो मैंने नहीं पढ़ी थी, शुक्ल जी की और विश्वनाथ त्रिपाठी की और गोविंद पांडे, ये 3 किताबें पढ़ी थी। मेरे हिसाब से ये 3 किताबें कम से कम जरूर पढ़नी चाहिए। और दृष्टि के बारे में शायद दूसरे साथी बता पाएंगे, दृष्टि किताब मैंने नहीं पढ़ी थी। एक प्रश्न मैं दे रहा हूँ शुभम, चारों जी। वक्ता अगर अपनी राय दे उस पर। अभी ये समस्या ये आ रही है बच्चों को, कुछ मैसेज भी आते हैं मुझे कि वो रामचंद्र शुक्ल जी का इतिहास पढ़ते हैं और गोविंद पांडे, ये दोनों पुस्तक साथ साथ पढ़ते हैं। तो जब गोविंद पांडे पढ़ते हैं तो शुक्ल वाला पढ़ा हुआ भूल जाते हैं, और शुक्ल वाला पढ़ने जाते हैं तो गोविंद पांडे वाला भूल जाते हैं। हो सकता है आपके साथ भी ये समस्या आई होगी कि दो पुस्तकों को पढ़ने में। तो अब इस चीज को आपने मैनेज कैसे किया था, और किस तरह से सही दिशा में उनको तैयारी करनी चाहिए, उनको अब क्या ध्यान रखना चाहिए यहाँ पर कि वो इन दोनों पुस्तकों को साथ साथ पढ़े या अलग अलग पढ़े, तो वो कैसे पढ़े मतलब? तो सबसे पहले पंकज जी बताए, फिर शिवांगी जी, फिर आकाश जी, फिर अनीता जी। पंकज जी। हाँ, तो ये समस्या तो हमारे साथ भी बनी रहती थी कि एक दोनों बुकों को मतलब एक बुक पढ़ो तो फिर दूसरे बुक पढ़ते ही हम उसको भूल जाते थे। लेकिन मुझे लगता है कि इसके लिए रिवीजन लगातार करते रहेंगे
तो भले उस समय याद नहीं रहेगा हमें, लेकिन बाद में जैसे कि क्वेश्चन पेपर हमारे सामने होगा तो उस समय फिर वो चीजें आ जाती हैं। और सबसे जरूरी है कि रिवीजन करते रहिए, कि जितना ज्यादा रिवीजन हो सकता है। रामचंद्र शुक्ल की बुक एक दो बार पढ़ने में थोड़ी हार्ड जरूर लगती है, लेकिन बाद बाद में फिर धीरे धीरे करके समझ में आने लग जाती है, कि चीजें स्पष्ट होने लग जाती है, स्पष्ट होने लग जाती हैं। तो उसके साथ साथ हम गोविंद पांडे को और ऐसा कर सकते हैं कि हम दोनों को और साथ में भी ले जा सकते हैं। दोनों को साथ में ले जाइए, साथ में पढ़ते रहिए। और समझ में अभी नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन जिस समय आप पेपर हॉल मतलब परीक्षा हॉल में बैठेंगे तो उस समय वो क्लियर हो जाएगा। मेरे साथ तो यही हुआ था। और आगे और चीज और लोग बताएं। हाँ, शिवांगी जी आप। हाँ, हेलो। तो मतलब मेरा मानना है जैसा कि जो दृष्टि वाली बुक है तो वो हमारी ऑब्जेक्टिव बुक है, और जो रामचंद्र शुक्ल है वो सब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव आपको तभी समझ में आएगी जब आप पहले उसे एक बार सब्जेक्टिव रूप में मतलब जान चुके हो कि चीज़ें हैं क्या आखिर। नहीं तो आपको लगेगा अरे क्या लिख दिया है, ये क्या लिख दिया, बस तथ्य है। तो मेरे हिसाब से जैसे आप कोई भी पोर्शन उठाते हैं, अगर आप आदिकाल उठा रहे हैं तो पहले एक बार आप थ्योरी वाला पोर्शन पढ़ जाइए शुक्ल जी से कि चीज़ है क्या आखिर, बात क्या कह रहे हैं, मतलब कैसे घटना थी क्या। उसके बाद आप उसी चीज़ को फिर तथ्य रूप में पढ़ लीजिए उससे, लेकिन पहले आप थ्योरी पढ़ लीजिए, एक बार शुक्ल जी को पढ़ लीजिए फिर आप उससे पढ़ने जाइए। तो मेरे हिसाब से आप फिर चीज़ें लिंक कर पाएंगे। और फिर मैंने क्या किया था, मैंने तो शुक्ल जी को फ्लो में पढ़ा था, क्योंकि शुक्ल जी का फ्लो टूटता है तो काफ़ी दिक्कत होती है। उसे आप एक बारगी पढ़िए, मतलब मुझे ऐसा लगता है। या फिर अगर आपको फ्लो में पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो पहले आप थ्योरेटिकल वाला पार्ट जो है पहले, इससे पहले आप चीज़ समझ लीजिए कि क्या बातें कही गई है, क्या द्वंद्व है, या फिर आदिकाल में क्या चीज़ है। फिर आप उसके तथ्य की ओर मुड़िए कि ये चीज़ है, क्योंकि बहुत चीज़ें हैं जो दृष्टि में या फिर वस्तुनिष्ठ वाले बुक में जहाँ मतलब ज़्यादा दी हुई हैं। तो ऐसे करके पढ़ सकते हैं, ताकि चीज़ें क्लियर हो। हेलो। हाँ, आकाश जी आप क्या बताना चाह रहे हैं? जी, मेरा भी यही मानना है कि पहले जो शुक्ल जी की किताब है वो पढ़ लें, क्योंकि जो सरस्वती पांडे में जो कोटेशंस हैं आदिकाल या भक्तिकाल के, वो शुक्ल जी से। आपका माइक ऑन। आपका आकाश जी आपका माइक। सॉरी नहीं, तो मेरा मानना है कि पहले रामचंद्र शुक्ल की ही किताब पढ़ना सही रहेगा, क्योंकि जो सरस्वती पांडे में जो कोटेशंस हैं वो रामचंद्र शुक्ल या दूसरे आलोचक के ही हैं। अगर रामचंद्र शुक्ल की जो दृष्टि है वो समझी रहेगी तो वो आसानी रहेगी पढ़ने। अनीता जी आप क्या मानते हैं, और आपने जो पुस्तक जी पढ़ी उसी आधार पर आप बताइए। जी, तो मेरे हिसाब से पहले रामचंद्र शुक्ल कंटिन्यूस रूप में पढ़ लीजिए, कि एक साथ पढ़ लिया उसको समझ लीजिए। फिर गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे की, और उसमें टेस्ट में आप देते रहेंगे तो आपका रिवीजन होता रहेगा। वो क्वेश्चन वापस बार बार आएंगे, तो वो आपको जो वाक्य होते हैं वो वाक्य वाले क्वेश्चन होते हैं, जो कथानक वाले कथ वाले होते हैं, कथ जो मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल के और आज सभी कवियों के बारे में और भी लेखकों ने बोला है, वो आपके प्रैक्टिस में रहेंगे तो वो अच्छे से समझ में आ जाएंगे और आपको याद भी हो जाएंगे। अनीता जी आपसे एक प्रश्न और है। कुछ बच्चे अभी ऐसे भी जुड़े हुए हैं यहाँ पर जो अभी जस्ट तैयारी शुरू किए हैं, और जुलाई में एग्जाम होने वाला है, मतलब मान के चलिए उनके पास भी 2 महीने हैं। आपने भी जैसा बताया था, आपने भी बहुत लेट तैयारी शुरू की थी, तो आपने किस तरह से शुरुआत की है और किस तरह से बहुत कम समय में आपने तैयारी पूरी कर ली? तो आपने किन किन पुस्तकों को आधार बनाया, मतलब कि एक ये पुस्तक है इसी को आपने बार बार पढ़ा है, तो 2 महीने में किस तरह से कोई बच्चा तैयारी कर सकता है, ये थोड़ा सा आप बताइए। तो मैंने जो प्रतियोगिता साहित्य की जो नेट जेआरएफ की सेकंड पेपर की जो बुक है उसको मैंने नोट्स भी बना लिए थे। एक बार मैंने पढ़ा था तो मैंने नोट्स भी साथ साथ फटाफट से पढ़ती गई थी और उसके नोट्स छोटे छोटे बनाते गई थी। तो मैंने पहले उसको पढ़ लिया था, फिर गोविंद पांडे को मैंने रिवीजन के रूप में पढ़ा था, क्योंकि तथ्य तो सेम ही होने हैं, कि उसमें भी तथ्य सेम है और उसमें भी सेम है, तो तथ्य हमारे सेम है, तो वो मेरे रिवीजन के रूप में गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे की बुक काम आई थी। और मैं दिन में ऐसा था कि हमारे पास कुछ और काम तो था नहीं, कोविड था उस टाइम पे, तो कॉलेज का और किसी चीज का काम नहीं था, तो मेरे पास दिन में मैं
6 से 7 या 8 घंटे ज़रूर पढ़ती थी, और मैं कंटिन्यूअस पढ़ती थी कि मतलब उसमें मेरा कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं हो, और मैं जो पढ़ती थी मुझे याद रहे, कन्फर्म याद रहे कि हाँ, मैं पढ़ रही हूँ, तो मेरा पूरा ध्यान उस पे होता था। तो वही मेरे काम आया, और मैंने प्रैक्टिस भी की, फिर बाद में पेपर्स को जो समझ में नहीं आता था उसको लिखा, स्क्रीनशॉट्स लिए और उनको बार-बार प्रैक्टिस करती गई। प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और कंटिन्यूअसली पढ़ा मैंने। ऐसे एक दिन भी नहीं छोड़ा कि ठीक है, कभी-कभार हो जाता था कि ठीक है, इधर सा थोड़ा-सा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, पर हफ्ते में 1 दिन खराब हो जाता था, तो 6 और दिन मेरे बिल्कुल परफेक्टली कि हाँ, आज मैंने पढ़ा ही है, और मेरा प्रोडक्टिवली कि हाँ, आज मैंने पूरा अच्छे से पढ़ा है। तो वैसे रहा था, मेरा प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। एक प्रश्न और मैं पंकज से ले लेता हूँ, उसके बाद आप शुभम अगले किसी को आमंत्रित करिएगा। पंकज, आपने जैसा बताया कि दृष्टि से आपको बहुत हेल्प मिली है, और आपने यहाँ पर ये भी बताया है कि दृष्टि से ही कुछ प्रश्न आपको डायरेक्ट मिले हैं। तो वो इस तरह से एकाध कोई प्रश्न बताते हुए कि वो एक ऐसा कौन सा प्रश्न था जो दृष्टि से आया है, वो दृष्टि में आपको मतलब कौन कौन सा पॉइंट इम्पोर्टेंट लगा है? क्योंकि कुछ बच्चों को समस्या होती है कि भैया ये बहुत ज़्यादा है, बड़ा है, ये पूरा याद नहीं हो पा रहा है। तो वो कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु है जहाँ पर बच्चों को ध्यान देना है दृष्टि में, और कौन कौन सी चीज़ें छोड़ देनी चाहिए? जैसे दृष्टि में कुछ नेट जेआरएफ के लिए भी दिया है, तो क्या बच्चों को भी वो पढ़ना चाहिए या उन्हें छोड़ देना चाहिए? तो जेएनयू की दृष्टि से या डीयू, बीएचयू, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, इन सब की दृष्टि से मतलब दृष्टि की जो नेट जेआरएफ वाली बुक है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इस तरह से आप थोड़ा कुछ बता दीजिए। जी भैया। तो जैसे इस बार 2-3 ऐसी रचनाएँ पूछी थी, जो मुझे दृष्टि में देखने को मिली थी। मतलब वहाँ वो उसमें से गोविंद पांडे में मैंने नहीं देखी, तो बहुत दोस्तों के मेरे वो क्वेश्चन गलत हो गए थे, और मैंने पढ़ी थी तो मेरे सही हो गए थे। और दूसरी चीज़ जैसे उपन्यास मतलब जैसे उपन्यास वाला क्वेश्चन है, कहानी वाला है, तो उसमें वो जो उपन्यास है उनकी विषय वस्तु दी है, मतलब किस विषय पर लिखे गए हैं, तो वहाँ मुझे उस पर खुद थोड़ा अच्छा लगता है कि मतलब थोड़ा डीप ज़्यादा दिया है दृष्टि में उसके तुलना में, गोविंद पांडे की तुलना में, तो वहाँ से डायरेक्ट वो भी हो जाता है। और कई सारे कवियों की पंक्तियाँ दृष्टि में ज़्यादा दी गई हैं, मतलब गोविंद पांडे में पंक्तियाँ उतनी ज़्यादा नहीं है, मतलब दृष्टि की तुलना में उतनी मुझे नहीं दि दृष्टि में ज़्यादा दिखती है, दृष्टि में से बहुत ज़्यादा क्योंकि वो नेट जेआरएफ के बेस पर बनी है बुक, और जेएनयू का जो पेपर होता है वो नेट जेआरएफ के बेस पर ही आता है, नेट जेआरएफ की बराबर ही उस मतलब वही उतना ही रहता है उसका भी लेवल। तो दृष्टि में कुछ ज़्यादा डीप दिया गया है। और जैसे कि काव्य शास्त्र में भी देखा जाता है कि काव्य शास्त्र में उसमें थोड़ा काव्य शास्त्र बहुत डीप दिया है। तो भारतीय काव्य शास्त्र उसमें बहुत अच्छा दिया है। काव्य शास्त्र के लिए दृष्टि की बुक बहुत अच्छी है। आप उसके लिए भी दृष्टि को पढ़ सकते हैं। और उसमें और चीज़ें हैं कि कई वो भी दिए गए हैं, जैसे कि जैसे क्वेश्चन दिए गए हैं कि आप सॉल्व कर सकते हैं उसमें। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे गोविंद पांडे में वो चीज़ नहीं है, उसमें है। तो आप बहुत सारे क्वेश्चन उसमें नए-नए क्वेश्चन जैसे आप वहाँ सॉल्व करेंगे तो उससे भी आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा। तो दृष्टि में छोड़ने की बात रही तो उसमें मुझे उतना नहीं लगता कि उसमें छोड़ना चाहिए। दृष्टि बहुत सही है, दृष्टि को अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, मुझे यही लगता है उसमें। मुझे वही चीज़ हुआ था उससे। ठीक है। शुभम जी, आप प्रश्न लीजिए अगर किसी का हो तो। हाँ हाँ बिल्कुल। निरंजन जी, आप आमंत्रित हैं, आप अपना प्रश्न पूछें। मेरी आवाज आ रही जी बोलिए। मेरा प्रश्न आकाशदीप भैया से है। भैया ने जैसा कि बताया वो विश्वनाथ त्रिपाठी जी की जो बुक है हिंदी आलोचना, क्या हम उसका अध्ययन करेंगे तो मतलब हमको कथन में कुछ सहायता मिलेगी, ऐसा कि भैया ने कहा कि आपने अध्ययन किया था? हाँ, मैंने इसका अध्ययन मुख्य रूप से अपने बीए थर्ड ईयर में किया था। तो उससे मेरी एक समझ बन गई थी कि किस आलोचक ने किन किन कवियों पर काम किया है, या उनके जो मुख्य कथन हैं, जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रेमचंद के ऊपर या रामविलास शर्मा के जो कथन हैं वो तैयार हो गए थे। तो इस वजह से यहाँ मेरी सहायता मिली। विशेष रूप से मैंने इंट्रेंस बेस पर नहीं पढ़ा था, तो मतलब सिर्फ बीए थर्ड ईयर के लिए पढ़ा था, इंट्रेंस बेस के लिए नहीं पढ़ा था। तो भैया मैं आपसे एक और पूछना चाहूँ, क्या जेएनयू के हिसाब से हमको अध्ययन करना चाहिए उस पुस्तक का? तो उतना फ़ायदा तो करेगी ही, अगर टाइम हो तो पढ़ना चाहिए, अगर टाइम नहीं हो तो कोई मतलब पढ़ने की ज़रूरत नहीं।
थैंक यू भैया। तृप्ति जी आप आमंत्रित हैं, आप अपना प्रश्न पूछें। आवाज आ रहा है तृप्ति जी? जी मैं तृप्ति मेरा प्रश्न जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। उसके बाद सुनील तैयार रहेंगे अपने प्रश्न के लिए। जैसे ही आपको इनका प्रश्न समाप्त हो, आप अपना प्रश्न पूछ लीजिएगा बिना टाइम लिए। हाँ, पूछिए। हाँ जी, मैं ये पूछना चाह रही, मेरा प्रश्न शिवांगी जी से है और मैं उनसे ये पूछना चाह रही कि अब मेरे लिए मतलब मेरा जो एंट्रेंस है जेएनयू का, और ये मेरा जो मैं अभी मिरांडा से सेमेस्टर 6 चल रहा है मेरा, मैं हिंदी ऑनर्स कर रही हूँ। तो मेरा प्रश्न ये है कि मुझे एंट्रेंस के लिए भी तैयारी करना है और सेमेस्टर का भी एग्जाम है मेरा। तो ये दोनों ही मेरे लिए मतलब एक तरह अंतर्द्वंद है माइंड में मेरा कि मैं कैसे मतलब इतना कम टाइम में कैसे प्रिपेयर करूं कि मैं एंट्रेंस का भी पढ़ लूं और मैं सेमेस्टर का भी पढ़ लूं। और मैंने ना अभी आचार्य शुक्ल को पूरा पढ़ा है और दृष्टि की बुक भी मेरे को आया भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी मैं सिर्फ गोविंद पांडे वाली बुक को पढ़ रही हूँ, उसी से टेस्ट सीरीज दे रही हूँ। तो मतलब क्या मैं इसमें कर सकती हूँ, ऐसा बताइए। अच्छा, ये प्रॉब्लम बेसिकली मैंने भी सोचा था, लेकिन हम लोगों को ज़्यादा हुए नहीं, क्योंकि हमारे तो ऐसा थे कि जून में हमारा पेपर हुआ था, कोविड के कारण लेट सेमेस्टर एग्ज़ाम हुए थे, और फिर हमारा जेएनयू का पेपर भी लेट ही हुआ, तो फिर हम लोगों ने तो मैनेज कर लिया। लेकिन ये बड़ी दिक्कत है। तो जैसे आप अभी आपका एग्ज़ाम कब होना है, वो सेमेस्टर वाला? वो तो कॉलेज मई के? में है। हाँ वो मई में है, अच्छा, मेरा 11 मई से स्टार्ट है। हाँ। और जैसे वो एग्ज़ाम तो जून में है ना, जेएनयू के एंट्रेंस वाले? जुलाई में हाँ होगा। वो जून लास्ट या जुलाई फर्स्ट वीक में हाँ, बताया तो गया। मैं यही कर रही थी, जैसे आप सेमेस्टर के लिए भी पढ़ रहे हो, तो उसमें भी शुक्ल तो मेरे हिसाब से जो भी मतलब हिंदी, जिसके हिंदी विशेष जो लेकर के पढ़ते हैं, तो वो शुक्ल को मतलब पहले भी थोड़ा बहुत पढ़ते ही हैं। और जैसे आप अभी वो बुक पढ़ रही है वस्तुनिष्ठ इतिहास, जहाँ तक मैंने सुना, तो आप फिर जब वो पढ़ रही हैं तो फिर आपको दृष्टि पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप दोनों में से कोई एक बुक को ही मतलब लेकर के चल लेते हो। ये आप मतलब एक आप टेंशन निकाल लीजिए कि आपने दृष्टि नहीं पढ़ी तो कैसे होगा। लेकिन हाँ, आप समय निकाल करके थोड़ा मतलब दोनों का आप थोड़ा ना टाइम बांट दीजिए कि मैं सुबह के टाइम में इसका पढ़ूंगी और शाम के टाइम में उसका पढ़ूंगी, तो आप तब चीज़ें मैनेज कर सकती है। जैसे अभी हमें थोड़ा सा अभी भी होता है कि जैसे एमए में हो तो ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है, तो आप दोनों का टाइम अगर अलग अलग करके पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। और बहुत सारी चीज़ होती है जो जैसे प्रसाद को पढ़ना है, तो आपको जेएनयू पेपर के लिए भी उसे अच्छे से पढ़ना है, जो मुख्य मुख्य कवि या लेखक है, और उधर भी आपको पढ़ना है, तो आप उसमें ज़्यादा फोकस करके उसे पढ़िए कि उसके जितने भी तथ्य हैं वो आप सेमेस्टर एग्जाम में भी आप उसे देखते जाइए, उसे याद करते जाइए। मतलब आप कहते हैं ना कि सारी चीजों को पे पकड़ बना के चलना, अगर आप सेमेस्टर एग्जाम में भी आप सारी चीजों पे पकड़ बना के अपने टॉपिक पे जो आपके सिलेबस में है चलोगे, तो आपको वो बहुत काम देगा। मुझे याद है कि प्रसाद का वो नाटक से प्रश्न आया था जो कि हमारे सेमेस्टर में लगा हुआ था ध्रुव स्वामी से, तो मैंने उसके लिए अलग से कोई जेएनयू के लिए नहीं पढ़ा था कि मैं मतलब मुझे लगा भी नहीं था कि ध्रुव स्वामी से प्रश्न आएगा, क्योंकि उसके स्कंद गुप्ता और उसी से आते हैं। लेकिन सेमेस्टर में वो लगा था, तो मैंने उस टाइम उसे बहुत अच्छे से पढ़ा था, तो मुझे उसकी पंक्तियां याद थी, तो उसी के कारण मैं कर पाई। आप ये कभी मत सोचना कि आप सेमेस्टर एग्जाम दे रहे हो तो उसमें आपको दुविधा या द्वंद है, वो आपको साथ साथ हेल्प करते चलेगी चीजें। तो आप इस तरह से ये सोच करके पढ़िए, पहले ये निकाल दीजिए दिमाग से कि ये पढ़ रही हूँ तो मतलब इसमें मैं कैसे पढ़ पाऊंगी। और आप कुछ पूछना चाहे तो? हाँ हाँ मैं ये बोलना चाह रही थी। हाँ जी हाँ जी। इसमें मैं पहले एक बात जोड़ देता हूँ, जैसे शिवांगी ने बताया है डीयू का जो सिलेबस है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही जेएनयू के एग्जाम के लिए। जैसे शिवांगी ने अभी बताया है कि ध्रुव स्वामी से एक कथन आया जो उन्होंने जो नाटक पढ़ा था जो सिलेबस में लगा वो चीज आया। इसके साथ ही 2-3 प्रश्न और मैंने देखे, जैसे एक स्ट्राइक करके आया था जो कि डीयू के सिलेबस में है। हाँ स्ट्राइक, हाँ वो और सिलेबस आपको में कहीं है। नहीं मिलेगा, किसी हाँ पुस्तक में हमारे ऐसा में पढ़ने को भी नहीं है मिलता, वो। लेकिन डीयू के सिलेबस में हाँ वो एक मैंने हाँ बताया एक कि पंक्ति हाँ भी आप शायद सिलेबस करके कोई जाइए। हाँ 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 एक कोई भैया। दलित कविता की कोई पंक्ति भी आई थी वो भी डीयू के सिलेबस में है।
तो कम से कम आप अगर आप कुछ नहीं देख पाए सभी के लिए डीयू का जो बीए का सिलेबस है उसको निकाल कर जो सिलेबस में जो जो चीजें दे रखी है उसको एक बार ऊपर से देख लीजिए। जैसे किसी ने यहाँ पे बताया भी था कि सिलेबस में जो रेफरेंस बुक लगी है वो भी देखिए, और सिलेबस में जो जो एकांकी, नाटक, निबंध ये जो लगे हैं ये उनके लेखक कौन है। अगर वो कोई कविता है, कविता भी वहाँ सिलेबस में एक लाइन में दे रखी होती है, तो वो कविता के लेखक कौन है या वो कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई है, इस तरह से थोड़ा बहुत देख लेंगे तो मुझे लगता है कि 4-5 प्रश्न इधर से भी आ सकते हैं। और ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे, गोविंद पांडे दृष्टि में ये कहीं नहीं मिलेंगे, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। हाँ, बाकी आप अगला प्रश्न पूछिए तृप्ति जी। धन्यवाद हेमंत भैया। हाँ। अभी तृप्ति जी, आप प्रश्न और है? तृप्ति का कोई एक, हाँ तृप्ति का और कोई सवाल हाँ है जी। पूछिए। सुनील जी, उसके बाद आप तैयार हाँ रहेंगे। जी, हाँ बस मैं एक बात और पूछना चाहती हूँ कि जैसे आपने बताया कि मतलब जो मूल मंत्र है वो रिवीजन है, तो मेरे पास समय इतना कम है कि रिवीजन तो दूर की बात, अभी मैं उसको एक बार भी पूरा पढ़ लूँ ना शुक्ल को, उतना भी टाइम मेरे को मैनेज करना पड़ रहा है। तो उसके बाद अगर मैं रिवीजन नहीं भी कर पाती हूँ तो मतलब मैं एक बार भी अगर इसको पढ़ती हूँ तो ऐसा तो नहीं होगा कि कहीं मेरे माइंड में सारे क्वेश्चंस एक तरीके से मिलजुल जाए और वो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करें, ऐसा अगर आपके साथ ऐसा कभी हुआ हो तो ऐसा पूछना चाह रही थी मैं। अच्छा, हाँ, अगर आपके पास जिस तरह मेरे पास समय बहुत ही मैनेज करना पड़ रहा है इस टाइम पे क्योंकि बहुत कम टाइम रह गया है। अगर समय कम है, आप शुक्ल जी को नहीं पढ़ सकती हैं, तो आप दृष्टि में जो उसके नोट्स दिए हुए हैं शुक्ल जी के बुक के, तो आप उससे पढ़ जाइए। उसमें अच्छे से सारे उसके जो भी इम्पोर्टेंट कथन है उसमें अच्छे से दिए हुए हैं। तो आप दृष्टि के बुक को उठाइए, उसमें जो शुक्ल जी के जो मतलब आदिकाल के या भक्ति काल के जितने भी पंक्ति, आप उसे जरूर पढ़ जाइए। मतलब छोड़ना नहीं है शुक्ल जी को, उससे तो आपको पढ़ना ही है, चाहे आप दृष्टि के बुक से पढ़ लीजिए उसे। नहीं उसमें मैं, मतलब हाँ जी, हाँ बोलिए। मैं जैसे अभी दृष्टि को तो मैंने उठाया भी नहीं, मैं गोविंद पांडे में जैसे मैंने अभी हिंदी गद्य का विकास वाला वो टॉपिक पढ़ा था, तो मैंने गोविंद पांडे से पढ़ा उसको, उसके बाद मैंने टेस्ट सीरीज सॉल्व किया तो उसमें बहुत से क्वेश्चन ऐसे थे जो दृष्टि उसमें नहीं थे गोविंद पांडे में। उसके बाद फिर इसी टॉपिक को मैंने शुक्ल से भी पढ़ा, तो शुक्ल से मैंने पढ़ा तो बहुत से क्वेश्चन मुझे समझ आए कि हाँ, तो मुझे पता चला हाँ शुक्ल की क्या मतलब महत्वता है। तो उस बुक को तो मैं साथ के साथ पढ़ रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं उसको रिवीजन अलग से दे पाऊँ, मैं साथ के साथ टॉपिक के साथ उसको पढ़ती जा रही हूँ। लेकिन अभी मैंने दृष्टि बुक को बिल्कुल भी नहीं उठाया है, बस मेरा शुक्ल और अभी यही चल रहा है गोविंद पांडे वाला। मैं एक और बात करना चाहूंगी, अगर आपके पास सच में मतलब कम टाइम है तो आप जैसे दृष्टि वाली जो बुक है ना वो मतलब गोविंद पांडे प्लस शुक्ल जी दोनों का काम करती है, तो आप उसे पढ़िए। मतलब अगर आप, और साथ ही बताएं अगर मैं अच्छा, सही बोल रही हूँ तो, क्योंकि उसमें दोनों जी, चीज दी हुई है ना, वो ये भी है और शुक्ल जी के कथन भी उसमें है, तो आप वो देख सकती हैं। बाकी और सब बताएं। जी, नहीं बस यही मेरा प्रश्न था, धन्यवाद। धन्यवाद प्रगति। सुनील जी, आप प्रश्न पूछिए, थोड़ा स्पीड बनाएं, टाइम हमारे पास बहुत कम है। सुनील जी, आप आमंत्रित हैं। गायत्री जी, आप आमंत्रित हैं। सुनील जी शायद उनके पास आवाज नहीं जा रही। गायत्री जी, गायत्री गुप्ता जी, आपको आवाज आ रही है? नमस्ते सर। हाँ, यस सर। हाँ सर, मेरा हाँ बोलिए। प्रश्न शिवांगी दीदी से था कि मुझे बहुत सारे कंफ्यूजन हो रहे हैं। एक्चुअली मेरा दृष्टि और सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे दोनों का मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं दोनों को कैसे लूं। और रामचंद्र शुक्ल मैंने 1-2 बार पढ़ा है तो मुझे वो थोड़ा सा मेरी समझ उसमें बन गई है, पर मेरा कंफ्यूजन दृष्टि और सरस्वती पांडे को लेकर है, क्योंकि मैंने कुछ टॉपिक सरस्वती पांडे से पढ़े हुए हैं और कुछ दृष्टि से। मेरा आधुनिक काल दृष्टि से पढ़ा हुआ है और मेरा आदिकाल और भक्ति काल मैंने सरस्वती पांडे से पढ़ा हुआ है। तो अब मेरा दिमाग एकदम ब्लेंड कर गया है कि मैं कौन सी बुक पढूं, और मुझे लगता है कि मेरा ना ये हो पा रहा है ना वो हो पा रहा है। तो मैं बहुत कंफ्यूज हो गई हूँ और मुझे अब कुछ समझ नहीं आता, और मैं रिवीजन का सोच ही नहीं पा रही हूँ कि मैं रिवीजन दृष्टि से कर लूं या गोविंद पांडे से। और मुझे दोनों में देखती हूँ तो सब सेम ही लगता है, और फिर मुझे माइंड में जब मैं सोचती हूँ कि किस बुक को, तो दोनों बुक मेरे माइंड में आती हैं कि ये ऐसे था, और लैंग्वेज थोड़ा सा फर्क हो जा रहा है, तो
वो मेरे माइंड में एक लैंग्वेज नहीं बन पा रही है और कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है उस वजह से। मैं ये कहूंगी कि जैसा कि आकाश ने शायद बोला था कि बुक के पीछे मत भटकिए, कोई एक बुक पढ़िए, है ना। तो दोनों में कंफ्यूजन की जहाँ तक बात है, दोनों में लगभग चीजें सेम लिखी हुई हैं। आप अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता होगा कि दोनों में चीजें लगभग सेम लिखी है। तो जी आप मैम। कोई एक बुक को पढ़िए, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप दृष्टि और मैम वस्तुनिष्ठ प्लीज दोनों पढ़ें। मैम हाँ हाँ प्लीज मुझे आप ये सजेस्ट कर दीजिए कि मैं किसको स्किप कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक बुक को बार बार पढ़ूंगी तो मेरे माइंड में एक क्लियर इमेज बन पाएगी, नहीं तो मेरे माइंड हाँ में दोनों बुक ब्लेंड करती रहेगी। हाँ आप दृष्टि वाली बुक पढ़िए, मैंने उससे लिया था रेफरेंस, क्योंकि दृष्टि में उससे ज्यादा चीजें दी हुई है वस्तुनिष्ठ इतिहास से। आप एक बार उसे पढ़ के देखिए, उसमें वस्तुनिष्ठ वाली तो सारी चीज दी हुई है ही, और एक दो पंक्ति और ज्यादा ही दी हुई है। तो आप उस बुक को, मतलब अगर आप में ब्लेंड हो रहा है ऐसा, तो आप, और बुक तो एक ही पढ़नी चाहिए, खास करके वस्तुनिष्ठ की जहाँ तक बात है तो एक बुक को आप प्रेफर करिए। तो आप मेरे हिसाब से दृष्टि वाली बुक को आप इम्पोर्टेंस दे सकते हैं, उससे पढ़िए आप, तब आप कोई चीजें क्लियर होते जाएंगी। क्योंकि आपको बुक का भी मतलब इमेजेस याद हो जाते हैं, अगर आपको उसके अंदर के फैक्ट्स याद हो ना हो, बुक में याद, अरे यस ये मैम। इस जगह पे लिखा था, तो आप इसलिए एक बुक यस पढ़िए मैम। तो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। आप दृष्टि वाली बुक पढ़िए मैम मेरे एक हिसाब से। क्वेश्चन और था मेरा, दृष्टि में एक्चुअली क्या है, एक एक कवि की बहुत सारी रचनाएं दी हुई हैं जैसे, और मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन रामविलास शर्मा, नागेंद्र और नामवर सिंह और बच्चन सिंह की लैंग्वेज को लेके हो रहा है, क्योंकि बच्चन सिंह और नामवर सिंह ने मोस्टली सेम सेम लैंग्वेज लिखा हुआ है, तो मैं मेरे टेस्ट सीरीज में भी उन्हीं के कथन गलत हो रहे हैं मोस्टली, और रामविलास शर्मा और नागेंद्र की रचनाएं जो हैं वो भी कहीं कहीं मुझे भूल जा रही हैं और मैं उनको नहीं अलग कर पा रही हूँ, तो इसके लिए भी प्लीज कुछ बता दीजिए। हाँ, कथन के लिए जो मैंने किया था, मैं बता रही हूँ कि ये जो टेस्ट सीरीज भैया ने स्टार्ट किया था, तो मैं उसमें से सारे कथन लिख लेती थी, मतलब नोट कर लेती थी। कथन नोट करने से फिर आप उसे बाद में पढ़ोगे ना, तो आपको बहुत, एक तो आपके पास सारा कथन एक जगह हो जाएगा कि ये सारे कथन है, मुझे याद करने हैं। तो आप कथन लिख लीजिए और लिख करके फिर आप रख लीजिए, फिर आप उसे डेली थोड़ा थोड़ा देखते जाइए। कथन के लिए मैंने तो ये किया था। बाकी नामवर सिंह को, नामवर सिंह जी को और शुक्ल जी के, इन दोनों के कथन पे आप ज्यादा फोकस करके आगे बढ़े, मैं ये कहूंगी। कथन ज्यादातर इन मैम दोनों से नामवर पूछा सिंह जाता है। के कथन को मोस्टली कैसे पहचाने, मुझे नामवर सिंह और बच्चन मेरा हमेशा क्वेश्चन में बार बार, मेरे क्वेश्चन बार बार गलत हो रहे हैं, मतलब जो क्वेश्चन मैंने पढ़ा है उसके बाद मैंने उसके बाद रिवाइज भी किया है, लेकिन फिर भी मुझे नामवर सिंह और बच्चन सिंह में इमेज बन गई है कि हाँ ये होगा और मेरा लास्टली क्वेश्चन गलत ही हो जाता है। अच्छा अच्छा, तो मेरे हिसाब से बच्चन सिंह और नामवर सिंह के कथन में जो अंतर मुझे लगा है कि ना, बच्चन सिंह के जो कथन होते थोड़े से उसके शब्द आक्रामक टाइप होते हैं, है ना, मतलब आपको ये पढ़ते पढ़ते समझ आएगा थोड़े से। लेकिन नामवर सिंह जी जो है वो शुक्ल जी का थोड़ा सा ब्लेंड लेके चलते हैं उनके, मतलब वो बात तो आक्रामक ढंग से कहते हैं लेकिन उसमें थोड़ा सा मधुरता वगैरह रहता है, तो आपको वो चीज पढ़ते पढ़ते पता चलेगा। तो आप थोड़ा सा वो पढ़ के ही आपको इसमें मतलब हाँ, चीजें क्लियर होंगी। आकाशदीप जी, आप भी कुछ जोड़ना चाहे इसमें, जो कथन वाला प्रश्न है, अलग अलग आलोचकों को आप लोग कैसे पहचानते हैं, इस पर आप कुछ जोड़ना चाहे तो बता दीजिए। हाँ, शुक्ल जी के कथनों में प्राय देखने को मिलता है कि उनके जो लाइन का अंत रहता है वो ऐसे कहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। तो इस तरह से पढ़ते पढ़ते जो टोन होती है वो समझ में आने लगती है, तो ये पढ़ने से ही होगा, तब इसका कोई शॉर्टकट नहीं। हेलो जी भैया, शुक्ल हेलो। के लिए तो हम लोग ठीक, रामचंद्र हाँ, शुक्ल पढ़ रहे हैं, लेकिन तो उनका कथन आ जाता है, पर मुझे थोड़ा सा आधुनिक काल के कथनों में कंफ्यूजन हो रहा है, और हेलो आधुनिक काल की जो दृष्टि में बहुत सारी शिवा रचनाएं दी हुई हैं उनका भी थोड़ा सा प्लीज बता दीजिए आप लोग। गायत्री जी, आपका मैं एक प्रश्न चीज ऐड करना क्लियर है चाहूंगी। आपको? हेलो। हाँ, हाँ आप बोलिए आप। ऐसा कर सकते हैं ना, आधुनिक काल में आप देख लीजिए कि किस किस आलोचक का कौन कौन सा फील्ड है, या फिर किस कवि पे उन्होंने बोला है। आप अगर ये समझ जाएंगे ना कि इस पे बच्चन सिंह इन पे बोल रहे हैं और नामवर सिंह इन पे ज्यादा बोल रहे हैं, तब आपको कथन मतलब देखने में ज्यादा आसानी होंगी। आप इस पे देखिए कि जैसे रामविलास शर्मा जी हैं तो वो प्रेमचंद जी पे ज्यादा लिखते हैं, या किस किस कवि पे वो लिखे हैं, तो आपको उस हिसाब से कथन ज्यादा याद करने में सुविधा होगी। धन्यवाद। जी दीदी, थैंक यू। कृष्णा जी, आप आमंत्रित हैं, आप प्रश्न पूछें।
और एक ही प्रश्न एक बार में ही अपने जो भी प्रश्न हो आप रिपीट कर दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय हमारे पास नहीं है। तो आप एक बार में जो भी एक दो प्रश्न हो आप पूछ लीजिए। मेरा क्वेश्चन शुभम भैया से, कि पंक्ति में बहुत कंफ्यूजन होता है याद करने में, जो पंक्ति याद करते हैं फिर उसी को भूल भी जाते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है, ईस्वी याद करने में किसी भी रचना का, जो VVI रचना है वो तो उसका ईस्वी याद हो जाता है, लेकिन उसी कवि का अन्य भी रचना है उसका ईस्वी याद करने में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी होता है और रचना भी ज्यादा याद नहीं रहता। उसका रिवीजन किस तरह से करें? शिवांगी जी, आप इस प्रश्न का उत्तर दें। याद करने में मैं भी थोड़ा वीक ही थी, तो मुझे भी मतलब इसमें जल्दी याद नहीं होता था। लेकिन है कि मैं ऐसा देखती थी ना कि जो जो मुख्य पुस्तक है, क्या बहुत सारे इसमें टकरा जाते हैं। मतलब जैसे 1936 में तो काफी पुस्तकें और मेन पुस्तकें लिखी गई हैं। तो आप ये देखिए कि इस पीरियड में और कौन कौन सी मतलब उपन्यास, जो मेन उपन्यास है वो लिखे गए, वो आप एक जगह लिख लेंगे अगर, तो आपके साथ चीजें क्लियर हो सकती है। शुभम जी, अंतिम प्रश्न आप ले लीजिए। अब शुभम अंतिम प्रश्न अंतिम ले लीजिए, प्रश्न? उसके बाद हाँ आप अंतिम प्रश्न लीजिए। जी जी, श्याम जी आप आमंत्रित हैं, प्रश्न पूछिए। मेरा प्रश्न सभी वक्ताओं से है। हेमंत भैया से किसी एक वक्ता से पूछिए। नहीं, कोई एक दे दो, मतलब तो आपकी आवाज नहीं आ रही हम क्लियरली। से संबंधित है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो टेस्ट सीरीज है वो सिर्फ MA के अभ्यर्थी ही दे रहे हैं या नेट वाले अभ्यर्थी भी? क्योंकि उसमें काफी अभ्यर्थी 90+ भी स्कोर कर रहे हैं और हमें जो 60-70 के बीच में रहे आते हैं, जिससे थोड़ा डीमोटिवेशन। मैं बता दूं, ये आपको पता ही है, जो टेस्ट सीरीज है वो नेट JRF और JNU दोनों के लिए कॉमन है। तो इसको नेट वाले अभ्यर्थी भी दे रहे हैं, तो आपको वहाँ घबराना नहीं है। और अगर आप घबरा भी रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसी से मोटिवेट होंगे। अगर किसी का 100 आ रहा है तो फिर आपकी भी इच्छा होगी, अगर किसी का 20 आ रहा होगा तो आपकी इच्छा 20 तक ही रहेगी ना। तो आप घबराए नहीं। अगर किसी का 90 पार जा रहा है तो आप भी कोशिश करिए कि धीरे धीरे आप भी उस लेवल तक आए। यदि आप नेट JRF वालों के लेवल तक आ जाते हैं तो आप एकदम कंफर्म हो जाएंगे कि आपका JNU में सिलेक्शन हो रहा है, क्योंकि आपकी तैयारी वहां तक पहुंच जाएगी। ठीक है, इसमें आपको घबराना नहीं है। जी ठीक है, लास्ट में शुभम जी, आप चारों वक्ताओं से निवेदन है कि अब 2 महीने बचे हैं शायद हमारे एग्जाम को, तो आप लास्ट में एक अंतिम बात क्या कहना चाहेंगे सभी अभ्यर्थियों के लिए, कि उन्हें कहाँ ध्यान देना चाहिए और लास्ट में 2 महीने में उन्हें क्या क्या करना चाहिए और क्या चीज बिल्कुल छोड़ देना चाहिए? तो आप चारों वक्ता बता सकते हैं। आकाश जी, आप शुरू करें। मेरे हिसाब से अब मतलब विभिन्न स्रोतों के बजाय जो किताबें हमारे पास हैं उन्हीं को बार बार पढ़ना चाहिए, और जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनको बार बार रिवीजन करें, ताकि जो MCQ सॉल्व करने की हमारी मतलब क्षमता है वो बढ़ सके। तो यही 2 बातें मेरे हिसाब से जरूरी। अनीता जी आप बताइए, और अनीता जी आप इसमें ये भी जोड़ दीजिएगा, प्रतियोगिता साहित्य जो आपने पुस्तक पढ़ी है उसमें आपको क्या क्या इम्पोर्टेंट लगा है जो दूसरी पुस्तकों में नहीं है। प्रतियोगिता साहित्य से आपको कहाँ कहाँ कौन से मुख्य बिंदु है जो आपको ठीक लगे हैं कि यहाँ से पढ़ना चाहिए तो हेल्प मिल सकती है? अनीता जी आप। आज 2 महीने में तो एक तो प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कीजिए। एक टेस्ट सीरीज में ये मत सोचिए कि मेरे नंबर कम आ रहा है तो मैं इसको अभी नहीं दे बाद में दे लूंगा, एक बार और पढ़ लेता हूँ सिलेबस। तो ये मत कीजिएगा, टेस्ट सीरीज देते रहिए, उससे ज्यादा अच्छा रहेगा। उससे एक बार नजर में आएगा वही क्वेश्चन दोबारा नजर में आएगा तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। और बुक तो मैंने एक तो ये सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे वाली पढ़ी थी, एक प्रतियोगिता साहित्य वाली। तो प्रतियोगिता साहित्य को मैंने नोट्स बना लिए थे, तो उसमें मेरे को मतलब गोविंद पांडे में क्या है, तथ्य है उसमें ढंग से, मतलब सीधा सीधा तथ्य बता दिए गए हैं। पर उसमें जो सॉरी ये साहित्य वाली जो प्रतियोगिता साहित्य वाली पुस्तक है तो उसमें थोड़ा सा विस्तृत रूप में करके दिया गया है, तो उसमें मैंने इस तरीके से पढ़ा था। मैंने ऐसे 2 बुक्स में डिफरेंस तो किसी में नहीं किया था, सिर्फ मैंने प्रैक्टिस ज्यादा की थी कि मैं बस
एक बुक को खत्म करती थी तो दूसरी बुक उठा देती थी कि और टेस्ट देती रहती थी और पढ़ती रहती थी मतलब। तो वैसे किया था मैंने, किसी में डिफरेंस तो नहीं किया था कि इसमें मेरे को ज्यादा समझ में आ रहा है, इसमें मेरे को कम समझ में आ रहा है। और बस दो एक ऐसा मत कीजिए कि आप दूसरी नई बुक स्टार्ट कर रहे हैं, बस वो जो आपने पढ़ लिया उसको आप रिवीजन करते रहिए। ये मत कीजिए कि अब नई बुक स्टार्ट कर देता हूँ मैं, ऐसा मत करिए अब। ठीक है। हाँ, शिवांगी जी आप बताइए। मेरे हिसाब से तो अभी जैसे कम ही समय बचे हैं, तो आप शुक्ल जी को मतलब पढ़िए, और जिससे शुक्ल जी को पढ़ने में, उनके भाषा पढ़ने में दिक्कत हो रही तो उस दृष्टि से उनके कथन पढ़ जाइए सारे। और जैसा कि नई बुक को हाथ लगाना भी ज़्यादा ठीक नहीं होगी, लेकिन एक बार आप नामवर जी वाली बुक अगर जिसने नहीं पढ़ी है, वो पतली बुक ही है, तो उसे आप ज़रूर पढ़ के जाइए। क्या वो नामवर जी वाले बुक छोड़ने लायक तो मेरे हिसाब से नहीं है जेएनयू के लिए, तो आप उसे मतलब पढ़ लीजिए। और रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक छोटे से डायरी या कॉपी बनाइए जिससे आपको बार बार याद नहीं हो रही है जो चीज़, उसमें लिखते जाइए, और आपको लास्ट टाइम में वो बहुत ज़्यादा काम देगा। एक बार आप उसे ज़रूर लुटा कर देखें, और वो नामवर जी वाली बुक पढ़े। और स्वरूप की जो पुस्तक है राम स्वरूप, वो पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उससे काव्य पंक्तियां जरूर देख के जाइए, जो आगे की पंक्ति है या वो पंक्ति, वो काव्य पंक्तियां जरूर देख लीजिए। ठीक है। हाँ, पंकज जी आप बताइए। मैं भी यही कहूंगा कि अभी आप लोग जो बुक पढ़ रहे हैं उन्हीं को आप रिवाइज कीजिए, और सबसे जरूरी ये कि आप क्वेश्चन लगाइए, चाहे आप कहीं से भी लगाए। और हेमंत भैया का टेस्ट सीरीज में आप लगातार करते रहिए, और टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन आप दोबारा देख सकते हैं, तो आप उनको दोबारा देखिए कि आप लोगों ने कहाँ पर गलती की है, उनको दोबारा सा देख लीजिए, उन चीजों को और याद कीजिए। और नेट जेआरएफ के क्वेश्चन पेपर भी दोबारा सॉल्व कर लीजिए, और आपको जहां जहां क्वेश्चन मिले आप वहां से क्वेश्चन को लगा लीजिए। सबसे जरूरी मुझे यही लगता है, क्योंकि नेट जेएनयू का पेपर ऐसा होता है कि वहाँ कहीं से भी कहीं भी ऐसा होता है, कहीं से भी पूछ देता है। तो आप हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन लगाएंगे तो आप हो सकता है वो आपको कहीं मिल जाए और आप उसको सही कर दे। इस बार बहुत लोगों के साथ हुआ भी था। तो यही है, रिविजन करते रहिए और क्वेश्चन जितने ज्यादा लगा सकते हैं उतने ज्यादा लगाइए। ठीक है। हाँ, शुभम जी आप देखिए। हेमंत भैया, शुभम जी। मोती सिंह जी का एक लास्ट प्रश्न ले लेते हैं। पहले तो इन्होंने डीयू के सिलेबस के विषय में पूछा है, तो उसमें जो बात स्पष्ट करनी है उसमें ये है कि आप लोग जो डीयू का बीए और एमए का सिलेबस है, उसमें ऐसे कि मान लीजिए उपन्यास, कहानी, किसी कवि की पंक्तियां जो लगी हुई हैं, उसको आप सिलेबस एक बार देख लें क्या सिलेबस में है। मान लीजिए एक गोदान लगा हुआ है तो प्रेमचंद जी का, इस तरह सिलेबस ही आपको देखना है। तो मुझे लगता है आपकी बात स्पष्ट हो गई होगी। जो दूसरा प्रश्न आपका है, तो कि जब क्या होता है कि लगभग हर प्रश्न में 2 ऑप्शन में फंस जाते हैं, इसके लिए क्या करें? तो आकाश दीप जी आप इसका प्रश्न का उत्तर दे दें, इसके बाद कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करेंगे। भैया एक बार प्रश्न फिर से दोहरा दीजिए। मोती सिंह जी पूछ रहे हैं कि लगभग हर प्रश्न में 2 ऑप्शन में फंस जाते हैं, इसके लिए क्या करें? मतलब क्लियरिटी के लिए तो यही है कि जब हम लोग रिवीजन किए रहते हैं तो तुरंत हमें पता चल जाता है कि कौन सा सही है। बाकी अगर जैसे कोई क्वेश्चन आया हुआ है तो हम 2 ऑप्शन में देखें कि किस लेखक ने इन पर काम किया है या इनके बारे में कुछ कहा है, तो इस तरह से मतलब इंटेलिजेंस गेसिंग करेंगे तो वो क्वेश्चन सही हो जाएगा। धन्यवाद आकाश जी। जिन जिन प्रतिभागियों के प्रश्न रह गए हों, समय अभाव के कारण हमें छोड़ना पड़ रहा है, उसके लिए हमें खेद है। लेकिन आने वाले समय में जब हमारे जो भी कार्यक्रम होंगे, आप उस दौरान अपने प्रश्न लगभग अगले सप्ताह में जैसा कि आप जानते हैं प्रत्येक रविवार को जो जुड़ते हैं नए वक्ता आएंगे, आप उनसे वो प्रश्न पूछ सकते हैं जो भी आपका संदेह है। तो आज के कार्यक्रम की घोषणा यहीं करेंगे। तो आकाशदीप जी, अनीता जी, पंकज जी, शिवांगी जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सभी के प्रश्नों को लिया, सभी के उनका समाधान किया। मुझे लगता है पूर्ण आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास भी है कि हमारे प्रतिभागियों जो हैं उनके समाधान उनको मिला होगा, उनको बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा होगा, और वो अपनी तैयारी को फिर से मतलब एक नई एनर्जी के साथ फिर से लगेंगे। मैं भी पिछले वर्ष जब तैयारी करता था तो ऐसे ही होता था कि हम तैयारी करते थे, जब प्रोग्राम होता था तो फिर एक नई एनर्जी के साथ फिर से तैयारी स्टार्ट करते थे और एनर्जी जनरेट होती थी कार्यक्रम से। तो मुझे लगता है आज जो हमारे साथ प्रतिभागी जुड़ रहे हैं उनमें भी यही चीज़ें हो रही होंगी।
एनर्जी, उनको एक फ्यूल मिल रहा होगा, मोटिवेशन मिल रहा होगा पढ़ने के लिए, जज्बा मिल रहा होगा, एक सही गाइडेंस मार्गदर्शन मिल रहा है। तो सभी वक्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। और हेमंत भैया आपका तो धन्यवाद क्या ही करूं, आपका धन्यवाद शब्द ही कम है मेरे पास, कितना ही धन्यवाद करूं, क्योंकि आप सबकी वजह से ही हम यहाँ उपस्थित हैं। तो धन्यवाद जैसे शब्द ही छोटे पड़ जाएंगे आपके लिए। और आशुतोष जी आपका भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप टेक्निकल रूप से जो हमारी मदद करते हैं और पूरा मंच को संभालते हैं। और प्रतिभागियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोग जुड़ते हैं तभी हम यहाँ हैं, आप लोग नहीं आएंगे तो हम भी यहाँ नहीं होंगे। तो आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ। लास्ट में यदि हमारे जो वक्ता हैं कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं, इसके बाद कार्यक्रम को हम समाप्ति की घोषणा करेंगे। हेमंत भैया, चारों वक्ता कुछ कहना चाहे तो कह सकते हैं, नहीं तो फिर कार्यक्रम समाप्त करते हैं। आज के कार्यक्रम के विषय में आपको कार्यक्रम कैसा लगा? बाकी हेलो जी बोलिए। हाँ, मैं एक बात कहना चाहूँगी कि तैयारी के दौरान थोड़ा-थोड़ा बच्चे कभी-कभी डीमोटिवेट हो जाते हैं कि क्या यार करना है, छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा है। तो वो आप छोड़ो मत, मतलब आप खुद ऐसा डिसाइड करके आप खुद ही के साथ चीट कर रहे होते हैं कहीं न कहीं कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो आप उसे मतलब तैयारी करते रहिए। आप अगर आप अपना पूरा देंगे तो ज़रूर रिज़ल्ट आएगा। तो आप तैयारी में अगर डीमोटिवेट भी होते हैं तो आप 1 दिन का गैप ले लीजिए। आप उस दिन पूरा सोचिए कि आप क्यों करना चाह रहे हैं ये चीज़। ठीक है, और फिर आप दूसरे दिन एक नई एनर्जी के साथ शुरू करिए। धन्यवाद शिवांगी जी। और भी हमारे वक्ता हों, उनको लग रहा हो कोई बात छूट गई है, यदि कहना चाहें। मैं भी यही कहूंगा कि खुद पे भरोसा रखिए। पिछले साल जब हम भी तैयारी करते थे तो हमको भी लगता था कि सीटें बहुत कम है और कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो डर लगता था। लेकिन अगर आप पढ़ रहे हैं, कंटिन्यूटी है, तो ये समझिए कि आप लोग कर रहे हैं, मतलब आप लोग उसके लिए आप एलिजिबल, मतलब आप कर सकते हैं। कोई अगर ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। आप कंटिन्यूटी बनाए रखिए, पढ़ते रहिए और खुद पर भरोसा कीजिए, तो जरूर होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि हमारा नहीं होगा, ऐसा कभी मत सोचिएगा। किसी का भी हो सकता है, बस खुद पर भरोसा होना चाहिए और पढ़ाई लगातार करते रहनी चाहिए, छोड़िए मत और घबराइए मत, करते रहिए। धन्यवाद पंकज जी। तो हेमंत भैया फिर कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करें। हाँ शुभम जी, हाँ समय हो गया है। तो जैसा कि आज का समय भी पूर्ण हुआ और एक बार अंतिम बार आप सभी का आभार धन्यवाद व्यक्त करते हुए कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा कर रहा हूँ। और आने वाले समय में आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़ते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और एंजॉय करते रहिए।